So hello everyone and welcome back to Marks Up. Today we are going to start another unit of our 11th class syllabus, that is the structural organization. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाम के इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं जहां पर आप प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला चैप्टर है जिसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, यानी आज आप प्लांट के हर उस ऑर्गन के बारे में जानेंगे जो कि आप बाहर से देख सकते हैं। किसी प्लांट की आपको रूट बाहर से दिख जाएगी, प्लांट के लीफ को आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्लांट के फ्लावर को आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्लांट के फ्रूट को आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्लांट की स्टेम को आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन सारी चीजों को कलेक्टिवली हम लोग एक सिंगल ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं जिसे आप मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आप एक भी प्लांट को काटेंगे नहीं और उसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात यहां पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्लांट के लीफ का, प्लांट के फ्लावर का, प्लांट के स्टेम का, रूट का जो भी पैटर्न आपको बाहर से दिखाई दे जाए उसे आप मॉर्फोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। सेकंड जो चैप्टर है उसे आप बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक प्लांट के अंदर सेल टिश्यूज किस हिसाब से अरेंज्ड है वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगी। एंड थर्ड जो चैप्टर है वो जूलॉजी का चैप्टर है जिसमें आप एनिमल के टिश्यूज यानी एनिमल के सेल की ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर आपको आर्थ्रोपोडा की एक टाइप स्टडी पढ़नी पड़ेगी जिसमें कॉकरोच को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एनालिडा की एक टाइप स्टडी है जिसमें हम अर्थवॉर्म को एक एग्जाम्पल मानकर पढ़ाई करते हैं उसकी, एंड आपके एम्फीबियन की एक टाइप स्टडी है जिसमें फ्रॉग को स्टैंडर्ड मानकर हम उसकी पढ़ाई करते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म और फ्रॉग आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग मेन फोकस किस पे रखेंगे? कॉकरोच पे रखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मॉर्फोलॉजी में आप आउटर एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, यानी ऐसी सारी चीजें जो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकें, जो आप सीधा बाहर से ऑब्जर्व कर सकें, सिर्फ एक चीज को देख करके उसे आप मॉर्फोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। जैसे आपने कोई ऊंट देखा और ऊंट को देख के ही आपने बता दिया कि इसके 4 पैर हैं, तो वो उसका एक मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट होगा। ऊंट को महज देखकर आपने बता दिया कि इसकी जो पीठ है इसके ऊपर एक हम्प है, वो भी एक मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। आपने जस्ट उसे देखकर बता दिया कि इसकी गर्दन काफी लंबी है, वो भी एक मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। लेकिन आप सिर्फ एक ऊंट को देखकर ये नहीं बता सकते कि उसके स्टमक में कितने चैम्बर हैं। तो वो जो स्टमक के चैम्बर वाली बात हुई जिसके लिए आपको ऊंट की बॉडी को खोलकर अंदर से देखना पड़ेगा, वो एनाटॉमिकल फीचर कहलाता है। वो आप फिर अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सो मॉर्फोलॉजी की डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और यहां पर हम सबसे जनरलाइज्ड जो चीज लेके चलते हैं वो है फ्लावरिंग प्लांट। हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट टाइप के प्लांट्स को देखा, जिनमें हमने एल्गी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना कि रेड एल्गी कैसे होते हैं, ब्राउन एल्गी कैसे होते हैं, ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं। एल्गी थोड़े और मॉडिफाई हुए और उन्होंने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी ब्रायोफाइट बना लिए। ब्रायोफाइट और ज्यादा डेवलप्ड हुए, टेरिडोफाइट्स आए। टेरिडोफाइट्स के बाद और ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स हमें देखने को मिले जो कि जिम्नोस्पर्म्स कहलाए, जिनके अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट थे। लेकिन अभी तक इन चारों की चारों कैटेगरीज में किसी के भी पास फ्लावर्स नहीं थे। फ्लावर सबसे पहले कहां पर आया? एंजियोस्पर्म्स में, इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स उन्हें बोला गया। तो फ्लावरिंग प्लांट का सिंपल ही मतलब है कि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। कोई ब्रायोफाइट, कोई टेरिडोफाइट, कोई जिम्नोस्पर्म, किसी की भी डिस्कशन यहां पर नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म को हम लोग स्टैंडर्ड मान करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज के दिन में जिन प्लांट्स ने दुनिया को घेर रखा है, दुनिया जिन्होंने चला रखी है, वो ह्यूमंस हैं, राइट। इन केस ऑफ एनिमल्स यानी मैमल्स जो है सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड, इन केस ऑफ एनिमल्स उसी हिसाब से प्लांट्स में सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड कौन सा है? एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म की अडेप्टिव जो कैपेसिटी है, अडेप्टिव पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको लगभग हर जगह पर फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिल जाते हैं। सो मॉर्फोलॉजी में आता क्या क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये आपका एक नॉर्मल प्लांट है, इफ इट इज अ टिपिकल प्लांट, तो इस टिपिकल प्लांट में आप जानेंगे कि जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, दे आर द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स। आपको किसी प्लांट की रूट दिखाई दे सकती है, तो ये जो रूट है ये कहां से अराइज होती है? ये आपके सीड के रेडिकल से अराइज होती है। अगर मैं यहां पर एक सीड बना दूं, अगर मैं यहां पर एक सीड बना दूं, तो सीड के दो पार्ट्स हैं। एक आपका प्लूम्यूल, ओके, जो एम्ब्रियो होता है इसके अंदर एक प्लूम्यूल है, एक आपका रेडिकल है। नाउ आर फॉर रेडिकल, तो ये आर फॉर रेडिकल क्या बनाएगा? आर फॉर रूट सिस्टम बनाएगा, यानी ग्राउंड के नीचे जो भी सारा का सारा तामझाम है वो रेडिकल बनाता है। और प्लूम्यूल जो है ये क्या बनाता है? ये शूट सिस्टम बनाता है, यानी ग्राउंड के ऊपर जो भी तामझाम है
वो आपका प्लूम्यूल तैयार करेगा। तो जो आपका रूट सिस्टम है ये वाला, ये कहां से आएगा? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेडिकल। ओके, और ये जो शूट सिस्टम है ये कहां से ओरिजिनेट होगा? इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। ऑलराइट, देन आपको शूट सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा? जो चीजें आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर दिखाई देती हैं। सबसे पहली चीज स्टेम, क्योंकि स्टेम तो वो बेसिक पार्ट है जिसके ऊपर दुनिया के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे। तो स्टेम सबसे पहले क्या बियर करता है? स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहता है नोड। ये एक नोड है, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। तो नोड की डेफिनेशन क्या हुई? नोड वो प्लेस है जहां से आपके लीव्स और ब्रांचेस ओरिजिनेट होते हैं। सो ये जो नोड है दे आर द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिनेशन, यहां से आपकी चीजें ओरिजिनेट होती हैं। ओके, और ये जो दो सबसे पास वाले नोड्स हैं इनके बीच का जो स्पेस होगा इसे आप इंटरनोड बोलते हैं। जैसे ये वाला नोड है और ये वाला नोड है, इन दोनों के बीच का ये वाला जो स्पेस है इट विल बी कॉल्ड एज इंटरनोड। सिमिलरली ये वाला नोड और ये वाला नोड बहुत पास पास है तो इनके बीच के स्पेस को भी आप इंटरनोड बोलेंगे, इन दोनों के बीच के स्पेस को भी आप लोग इंटरनोड बोलेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर हम इंटरनोड इंटरनोड लिख देते हैं। राइट, अब ये जो नोड्स है इनसे आपके लीव्स और ब्रांचेस अराइज होती हैं। तो यहां पर जो है मेरे दोस्त आपके लीव्स अराइज हो गए, और यहां पर जो एक्सिस है इसके ऊपर बड प्रेजेंट रहता है जिन्हें आप क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड। तो बड भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक बड जो कि आपका टिप पर प्रेजेंट रहता है, किसी भी स्टेम की टिप पर, जिसे आप टर्मिनल बड कहते हैं या फिर एपिकल बड कहते हैं, क्योंकि एपेक्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो ये वाला जो बड है मेरे दोस्त, इसको आपने एपिकल बड बोला बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स, और आपने इसे टर्मिनल बड भी बोला क्योंकि ये एकदम टर्मिनल पॉइंट पर, एकदम एंड के पॉइंट पर प्रेजेंट है जहां पर स्टेम की एंडिंग हो रही है। इसके अलावा मेरे दोस्त ये वाले बर्ड्स जो कि एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ना, इन्हें आप क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड या फिर एक्सियल बर्ड्स बोलते हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो दोनों ओरिजिनेट होंगे नोड से ही, लेकिन एक आपका टर्मिनल नोड पे यानी कि लास्ट नोड पे प्रेजेंट रहेगा जिसे आप टर्मिनल बर्ड बोल देंगे, और एक आपका हर एक्सिल के ऊपर प्रेजेंट रहेगा जिसे आप एक्सिलरी बर्ड बोल देंगे। ओके, देन यहां पर आपकी लीव्स ओरिजिनेट हो जाएंगी एंड इनके पास से जो ब्रांचेस आएंगी उन ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके बाद फर्दर आपके फ्रूट और सीड वगैरह उसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। रूट सिस्टम की जब आप बात करेंगे तो रूट अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि आपकी टैप रूट, आपकी फाइब्रस रूट। तो यहां पर जो आपको दिखाई गई है, यहां पर आपकी एक मेन रूट है जो कि डायरेक्टली रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। तो जो प्राइमरी रूट है इट इज डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल। ओके, इट इज डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल। तो ये आपकी एकदम ये जो रेडिकल वाला पॉइंट है इससे निकलती है और काफी ज्यादा थिक होती है, और इसके बाद ये लिटरली अलग अलग डाइवर्जेंस शो करती है। तो कुछ पतली रूट्स जो है इस मेन रूट के सहारे से निकलेंगी, जिन्हें आप फर्दर सेकेंडरी रूट्स बोल सकते हैं, और उनके सहारे से जो और रूट्स निकलेंगी इन्हें आप फर्दर टर्शरी रूट बोल सकते हैं। तो ये जो मेन रूट है मेरे दोस्त, ये कौन सी हो गई? प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट से जो लेटरल रूट निकली मोटी वाली, इसे आपने क्या बोल दिया? सेकेंडरी रूट। और इससे भी ये छोटे छोटे जो बाल निकल रहे हैं यहाँ पर, ये अगर आपकी एक और ऑर्डर दिखाना चाहें आप, तो आप टर्शरी रूट भी इसे बोल सकते हैं। ये आपका रूट सिस्टम हो गया। ओके, तो जो लैंड से ऊपर के पार्ट है वो प्लूम्यूल से अराइज होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। और जो लैंड के नीचे के पार्ट है, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, ये आपके रेडिकल से अराइज होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। अब देखो सबसे पहले कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बोलते हैं, और ये जो डेफिनेशन है ये एकदम करेक्ट है, चाहे आप प्लांट्स की बात करें चाहे आप एनिमल्स की बात करें। दिस डेफिनेशन इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड वन। एंजियोस्पर्म्स यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें आपकी रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल से अराइज होंगी, स्टेम होती है जो कि प्लूम्यूल से अराइज होंगी, स्टेम के ऊपर आपके नोड्स होते हैं और उस नोड से आपके लीव्स निकल सकती हैं और ब्रांचेस निकल सकती हैं, और उन ब्रांचेस के ऊपर आपके फ्लावर्स और फ्रूट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म्स है, अगर ये अलग अलग कंडीशंस के ऊपर प्रेजेंट हैं, अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट हैं, तो ये अपने इन ऑर्गन्स को अडेप्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम के चैप्टर में बताया था कि अगर एक प्लांट है और उसको आपने ऐसी कंडीशन में रखा है जहां पर पानी भरपूर है, तो उसका लीफ जो है एकदम फैला हुआ रहेगा, चौड़ा रहेगा, क्योंकि उसे वाटर के लॉस की कोई टेंशन नहीं होगी, उसके पास ऑलरेडी एक्सेस में वाटर है। लेकिन अगर उसी प्लांट को, सेम स्पीसीज को अगर आप जाकर के लगा देते हैं एक डेजर्ट वाले एरिया में,
तो सिंस वहां पर पानी की कमी है तो उसका लीफ उतना ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं रह पाएगा, लीफ जो है वो कर्ल कर लेगा, अपने आप को रोल कर लेगा, बिकॉज सरफेस एरिया अगर वो ज्यादा रखेगा तो ट्रांसपीरेशन लॉस ज्यादा होगा। सो इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया टू सेव द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाटर पॉसिबल। तो यहां पर अडेप्टेशन के कारण काफी बार इन वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर चेंजेस भी आ जाते हैं, जो कि आप मॉर्फोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। सो अगर आप मेन पार्ट्स देखें एक फ्लावरिंग प्लांट के, तो मेन पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट है वो है रूट सिस्टम, ओके, जिसे आप अंडरग्राउंड पार्ट भी बोलते हैं, जिसमें आपकी अलग अलग टाइप की रूट्स होती हैं। इट कुड बी अ टैप रूट, इट कुड बी अ फाइब्रस रूट, एंड बाकी अलग अलग प्रकार की एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर के अंदर। दूसरा जो पार्ट होता है इसे आप बोलते हैं शूट सिस्टम, जो कि ग्राउंड के ऊपर आपका प्रेजेंट होता है। इसके अंदर स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, और अधिकतर चीजें इनमें से नोड से ओरिजिनेट होती हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रूट इटसेल्फ। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग अलग अलग चीजों की डिस्कशन करेंगे, लेकिन अंडरग्राउंड आपका एक ही पार्ट रहता है रूट, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करना जरूरी समझते हैं। रूट जो है इसे प्यार से क्या बोला जाता है? इसे प्यार से बोला जाता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक क्यों बोला? जियो का मतलब होता है अर्थ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है अर्थ की साइड मूव करना, एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक मतलब ये अर्थ की तरफ आ रही है। अगर कोई चीज अर्थ की तरफ जा रही है मतलब वो जमीन के अंदर जा रही है ना, और रूट हमेशा जमीन के अंदर जाती है, इसीलिए इसे पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक हमने बोला। लेकिन दूसरे साइड में अगर आप स्टेम के लिए यही बात लिखना चाहेंगे तो गलत हो जाएगी। स्टेम के लिए आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, क्योंकि ये अर्थ की उल्टी डायरेक्शन में ग्रो करता है, ये जमीन के अंदर नहीं जाता, बल्कि स्टेम जो है उसके सारे के सारे पार्ट्स जमीन के ऊपर जाते हैं। तो रूट और स्टेम के अंदर ये डिफरेंस रहता है। सिमिलरली अगर आप लिखना चाहें स्टेम के बारे में तो आप इसे लिख सकते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, यानी फोटो का मतलब सन, तो जहां पर सन होता है उसकी तरफ आपकी स्टेम मुड़ी हुई होती है, यानी स्टेम उस साइड उगेगी जिस साइड सन है, और सन आपका आकाश में है तो ये आकाश की साइड उगती है, धरती की साइड नहीं उगती, जमीन के अंदर नहीं घुसती बल्कि ऊपर की साइड उग जाती है। इसे पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक बोला जाता है। सिमिलर केस अगर आप लगाना चाहेंगे रूट पे तो आप इसे क्या बोल देंगे? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। ये यूजुअली सूरज को नहीं देखना प्रेफर करती, और ये आपका जमीन के अंदर रहती है। सो दीज आर जनरलाइज्ड केस। यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं स्टार मार्क करके, दीज आर जनरलाइज्ड केसेस। काफी बार कुछ ऐसी स्टेम है जो कि आपको जमीन के अंदर भी पेनिट्रेट करती हुई दिख जाएंगी अपनी मजबूरी की वजह से, अडेप्टेशन की वजह से, और काफी बार ऐसी रूट हैं जो कि जमीन से निकलती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी फॉर वैरायटी ऑफ फंक्शंस। इन मॉडिफिकेशंस और इन अडेप्टेशंस के बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मॉर्फोलॉजी चैप्टर की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपको यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं, और एग्जाम्पल्स याद करना इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील, लेकिन आपने उन प्लांट्स को कभी देखा हुआ नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं एक डॉग की 4 टांगे होती हैं, तो शायद आप इस बात को याद भी करना प्रेफर ना करें, क्योंकि आपको यह बात ऑलरेडी पता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऊंट की पूंछ होती है, तो भी आपको जो है उसमें कोई दो राय नहीं है, आप उस बात को याद करना प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव सीन दैट। अगर मैं बोलूं जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो आप इस बात को याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इन सारी चीजों को साक्षात अपनी आंखों के सामने देखा है, या तो किसी वीडियो के अंदर, या किसी फोटो के अंदर, या फिर अपनी आंखों से लाइव। लेकिन प्लांट्स के केस में या तो हमें सारे प्लांट्स का नाम नहीं पता होता, या फिर जो भी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है हमने उन प्लांट्स को कभी देखा नहीं होता। तो यहां पर मैंने क्या जुगाड़ कर दिया आप लोगों के लिए कि जितने भी प्लांट्स का एनसीईआरटी में नाम है उस हर प्लांट की मैंने फोटो और एनिमेशन लगा दी है। तो जब आपको प्लांट के दर्शन हो जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली सारी चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी, आपको किसी चीज का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आप कंसेप्चुअली उस चीज को समझ पाएंगे। माना कि हमें इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें जो याद करने की हैं और आप उन्हें कंसेप्चुअली अगर याद कर पाएं तो उससे ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं होगी, बिकॉज उसके रिजल्ट जो है एग्जाम में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होकर आएंगे। ओके, तो यहां पर हम अच्छा खासा टाइम देंगे, मस्ती में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, बिकॉज हमें एंड में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए तो रूट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो रूट अलग अलग टाइप की हो सकती है। रूट सिस्टम हो सकता है आपका टैप रूट सिस्टम। ओके, टैप रूट सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे अबाउट फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड देन अबाउट द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सो सबसे पहले रूट ओरिजिनेट कहां से होती है? रूट आपकी रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होती है, और जो आपकी स्टेम है वो प्लूम्यूल पार्ट से ओरिजिनेट होती है, ये प्लूम्यूल पार्ट से ओरिजिनेट होगी।
ये बात हम कर चुके हैं। तो ये जो आपका सीड है, इसके अंदर जो आपका एम्ब्रियो था, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका रेडिकल पार्ट है जो कि जमीन के अंदर जाता है, और ये जो आपका प्लूम्यूल है ये आगे चल के क्या बना लेता है, ये आपका स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये आपका स्टेम बना लेता है एंड यहां से नोड से आपके लीफ आने लग जाते हैं। ओके, तो ये आपका पार्ट है जो कि ग्राउंड से ऊपर रहेगा, तो ये प्लूम्यूल से बनेगा, और ये आपका वो पार्ट है जो ग्राउंड से नीचे रहेगा, तो ये आपका किसका बनेगा, रेडिकल का बनेगा। ओके, तो यहां पर जो रूट सिस्टम है ये टैप रूट सिस्टम हो सकता है। टैप रूट सिस्टम मतलब ये जो आपका रेडिकल है, इस रेडिकल से एक डायरेक्ट इलोंगेशन निकलेगी, एक मोटी सी मेन रूट निकलेगी, जिसे आप टैप रूट या प्राइमरी रूट बोलते हैं। तो यहां पर ये जो रेडिकल है मेरे दोस्त, यहां से एक बहुत ही मोटी रूट का ओरिजिनेशन हो रहा है। ये जो मोटी सी रूट है इसे आप क्या बोलते हैं, टैप रूट या प्राइमरी रूट बोल देते हैं। अब ये जो प्राइमरी रूट है, इससे अलग अलग डिग्री की रूट्स निकलती हैं। समझ लीजिए इस प्राइमरी रूट से यहां पर आपकी इस कलर की, लाल कलर की छोटी छोटी रूट्स निकली, तो ये जो आपकी छोटी छोटी रूट्स निकल रहे हैं इनको आप सेकेंडरी रूट बोल सकते हैं। और ये जो रेड कलर की सेकेंडरी रूट्स थी, इससे समझ लीजिए, मैं ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूं, इससे और जो है छोटी रूट्स निकली और पतली रूट्स निकली, इनको आप क्या बोल देंगे, टर्शरी रूट बोल देंगे एंड सो ऑन। यानी एक आपकी मेन रूट है जो कि डायरेक्ट रेडिकल की इलोंगेशन होती है, जो कि प्राइमरी कहलाएगी। उसके बाद प्राइमरी से ओरिजिनेट होने वाली सेकेंडरी रूट्स कहलाएंगी, एंड सेकेंडरी रूट से ओरिजिनेट होने वाली और पतली जो रूट्स होंगी वो टर्शरी रूट्स कहलाएंगी। ये आपका टैप रूट सिस्टम होता है। इसके साथ साथ अगर आप फाइब्रस रूट सिस्टम देखें तो इसमें जो मेन रूट रहती है वो शॉर्ट लिव्ड रहती है। यानी ये जो मेन रूट है ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही आपको दिखाई देगी। आफ्टर सम टाइम अ लॉट ऑफ फाइबर्स आर गोइंग टू रिप्लेस दिस रूट। तो ये मेन रूट जो है गायब हो जाएगी और काफी सारे फाइबर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। तो सिंस ये फाइबर्स हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे आप लोग, फाइब्रस रूट सिस्टम ही तो बोलेंगे, इसीलिए इसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। थर्ड टाइप की जो रूट्स है ये आपकी एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। एडवेंटिशियस रूट मतलब ऐसी रूट्स जो कि रेडिकल से इलोंगेट नहीं होती, यानी इन्हें रेडिकल से कोई मतलब नहीं होता, ये कहीं से भी ओरिजिनेट कर सकती हैं। जैसे टैप रूट और फाइब्रस रूट तो रेडिकल से निकल रही थी, लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट है ये कहीं से भी निकल सकती हैं, आपकी स्टेम से भी निकल सकती हैं। तो इन्हें आप एडवेंटिशियस बोल सकते हो, मतलब ये रेडिकल से नहीं निकल रही, इनका ओरिजिनेशन किसी और पॉइंट से होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप टैप रूट का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये आपकी मेन रूट है। इस मेन रूट को आपने क्या बोला, प्राइमरी रूट बोला या 1 डिग्री रूट बोला। इस मेन रूट से फिर आपकी ये जो है मोटी वाली रूट निकल रही है, इसको आपने क्या बोला, इसको आपने लेटरल रूट बोला। तो जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और टर्शरी होती है ना, ये लेटरल में ही आती है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं। और इस सेकेंडरी वाली से समझ लो और रूट निकली एक और डिग्री, तो इसे आप क्या बोल देंगे, इसे आप टर्शरी बोल देंगे। और उस टर्शरी के ऊपर आपको अगेन क्या देखने को मिलेंगे, रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। ये जो रूट हेयर्स होते हैं किसका काम करते हैं, रूट हेयर्स आपका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं रूट का, तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। यानी कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम सॉइल से कौन करेंगे, आपके रूट हेयर्स करेंगे, जो कि एक डायनामिक स्ट्रक्चर और नेटवर्क बना लेते हैं सॉइल के अंदर। सरफेस एरिया इनका ज्यादा हो जाता है बहुत, और इसीलिए आसानी से कैप्चर कर लेते हैं मिनरल्स को और वाटर मॉलिक्यूल्स को भी। तो टैप रूट सिस्टम में देखो क्या देखने को मिला। टैप रूट सिस्टम में एक प्राइमरी रूट होती है जिसे आप मेन टैप रूट भी कहते हैं, और ये जो प्राइमरी रूट है ये आपकी डायरेक्ट इलोंगेशन होती है। डायरेक्ट इलोंगेशन होती है किसकी, रेडिकल की। रेडिकल से डायरेक्टली ये निकलती है, विच इज आवर थर्ड पॉइंट। एंड इससे जो निकलने वाली रूट्स होती है, मेन प्राइमरी रूट से जो रूट निकलेंगे इनको आप बोलेंगे सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से जो निकलेंगे इन्हें आप टर्शरी रूट बोलते हैं। इन सेकेंडरी टर्शरी को मिलाकर आप लेटरल रूट सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी मेन जो रूट है प्राइमरी वाली, उसको छोड़ के जितनी भी हैं जो उससे निकल रही हैं उन्हें आप लेटरल रूट बोल सकते हैं। एंड ये वाली जो आपकी रूट्स हैं ये यूजुअली डाइकॉट्स में देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट और उसके जो रिलेटिव्स होते हैं इनके अंदर आपको टैप रूट सिस्टम यूजुअली देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको मस्टर्ड प्लांट की रूट दिखाई गई है। तो यहां पर ये मेन रूट है जिसको आप बोल रहे हैं मेन एक्सिस, ये आपकी क्या हो गई, ये प्राइमरी रूट हो गई। ओके, इस प्राइमरी रूट से फिर नई नई रूट्स निकली ये वाली, तो इसे आपने फर्स्ट ऑर्डर लिटरल रूट्स बोला, यानी आपने इसे सेकेंडरी रूट्स बोल दिया। और इनके पास से छोटी छोटी रूट्स और निकली जिसको आपने बोल दिया सेकेंड ऑर्डर लिटरल रूट्स यानी टर्शरी रूट्स। और फिर इससे और छोटे छोटे हेयर्स निकले जिसको आपने थर्ड ऑर्डर लिटरल रूट्स बोल दिया। यानी इस प्रकार से आपके रूट के अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। लेकिन मेन जो रूट है, मेन जो टैप रूट है वो आपकी सिंगल ही होती है, जो सबसे डीपली पेनिट्रेटेड होती है।
इसीलिए जो आपके बड़े हाइट के प्लांट होते हैं उनमें यूजुअली टैप रूट देखने को मिलती है, क्योंकि ये डीपली पेनिट्रेटेड रहती है और ये इतनी ज्यादा डीप पेनिट्रेट हो जाती है कि ये लंबे से लंबे प्लांट को जमीन के अंदर गाड़ के रखती है और पकड़ के रखती है। ओके, तो ये सॉइल इरोजन से भी बचाती है, सॉइल को बहने से रोकती है और अल्टीमेटली एक प्लांट को जिसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है 100 मीटर 120 मीटर, उसको जमीन से टिका करके रखती है, उसको उखड़ने नहीं देती या फिर उसको आसानी से टूटने नहीं देती। ओके, तो मस्टर्ड प्लांट के अंदर जो है ये पर्टिकुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। इससे अगला जो एग्जांपल है वो है आपका फाइब्रस रूट का। तो सेकंड जो केस है दैट इज फाइब्रस रूट। अब यहां पर देखो रेडिकल से जो आपकी मेन रूट आई थी ना, ये मेन रूट रिप्लेस हो गई। ओके, तो यहां पर जो प्राइमरी रूट थी जो सबसे पहले आई थी फ्रॉम रेडिकल, ये शॉर्ट लिव्ड थी, यानी कि यहां पर जो मेन प्राइमरी रूट थी अब आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये आपकी थोड़ी देर के बाद रिप्लेस हो गई। काफी ज्यादा नंबर ऑफ फाइबर्स यहां पर आ चुके हैं। तो जो टैप रूट सिस्टम था वो यूजुअली डाइकॉट्स में देखने को मिल रहा था, लेकिन जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि वीट। तो गेहूं के अंदर जो सिस्टम देखने को मिलेगा दैट विल बी फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इस रूट सिस्टम में क्या होता है, जो रूट्स हैं ये बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं, यानी यहां पर आपकी स्टेम खत्म हो रही है, ये ग्रीन स्टेम आपको देखने को मिल रही है ऊपर वीट की। यहां पर ये जो स्टेम है, स्टेम के बेस से, ओके, ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेम बेस हो जाएगा। स्टेम के बेस से काफी सारे फाइबर्स आपको निकलते हुए दिख जाते हैं जो कि फाइब्रस रूट सिस्टम बनाते हैं। एंड इस मोनोकॉट का एग्जांपल कौन है, आपका वीट। तो मस्टर्ड आपका टैप रूट सिस्टम शो कर रहा था, जबकि वीट आपका फाइब्रस रूट सिस्टम का एक पार्ट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जहां से क्वेश्चन बन के आता है आपके नीट के पेपर में, वो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कुछ ऐसी रूट्स जो कि रेडिकल से ओरिजिनेट बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में, तो यहां पर ये आपका स्टेम का पार्ट है। ओके, दिस इज द स्टेम दैट यू आर लुकिंग ओवर हियर। ओके, एंड इसके ऊपर से आपको काफी सारी रूट्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये रूट्स आपकी रेडिकल से निकली? नहीं, ये रूट बल्कि आपकी स्टेम से निकल रही हैं। तो इन्हें आप क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। आपने बरगद का पेड़ या फिर बनियान ट्री पक्का ही देखा होगा, और हो सकता है बचपन में अगर बहुत बड़े बरगद का पेड़ आपके कोई घर के पास है तो आप उसकी टहनियों को पकड़ के झूलने की कोशिश भी किए हुए होंगे, राइट। तो ये जो इनकी रूट्स नीचे की साइड लटक रही होती हैं, ये क्या है, ये आपकी प्रॉप रूट्स हैं। ओके, और ये एक्चुअल में रूट होते हैं जिनको हम स्टेम का पार्ट समझते हैं, लेकिन ये आपके स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए और आपके सपोर्ट के लिए, मेन काम इनका सपोर्ट रहता है। ये स्टेम से नीचे की साइड ग्रो करती हैं, तो अल्टीमेटली दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम द रेडिकल, ये आपकी स्टेम से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसे भी आप एडवेंटिशियस रूट की कैटेगरी में रखते हैं। और काफी सारी आपकी ग्रासेस भी हैं जिनमें एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलती हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, रूट दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, यानी ये रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होते। सेकंड, एग्जांपल्स इसके होंगे ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। तो बनियान ट्री तो यूजुअली हमें याद रहता है, ग्रासेस हमें याद रहता है, लेकिन हमें मॉन्स्टेरा मेन याद करना है। ओके, तो जैसे एक बड़ा सा मॉन्स्टर याद कर लो कि उस बड़े से मॉन्स्टर की काफी सारी जो है रूट्स निकली हुई थी, रूट लाइक हेयर्स निकले हुए थे। तो मॉन्स्टेरा, ग्रासेस और बनियान ट्री जो है ये आपके एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का पार्ट है, जो कि रेडिकल से अराइज ना होकर के किसी और पार्ट से अराइज होती है। अब देखो यार कि रूट के फंक्शंस क्या होते हैं। जनरल जो हमने बचपन से सुने हैं वो फंक्शन क्या है रूट के। सबसे पहला फंक्शन जो कोई भी इंसान आपको बताएगा वो यही बताएगा कि रूट जो है एक तो प्लांट को जकड़ करके रखता है सॉइल में, प्लांट को गिरने नहीं देता, और दूसरा ये जो सॉइल है इसमें से वाटर और मिनरल्स जो हैं ये एब्जॉर्ब कर करके देता है आपके अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट को। तो वाटर है और जो आपके इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस हैं ये पकड़ पकड़ के देता है, एब्जॉर्ब कर करके देता है वाया रूट हेयर्स अपर बॉडी पार्ट्स को। ओके, तो ये जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती है ये आपकी रूट हेयर्स के थ्रू होती है, जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के बाद अपर बॉडी पार्ट्स को दे दिया जाता है, वहां तक पहुंचा दिए जाते हैं। दे प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेजमेंट टू द प्लांट पार्ट्स। एनकरेजमेंट मतलब होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके प्लांट को गिरने नहीं देता, प्लांट को बचा करके रखता है, खड़ा रखता है सालों साल। यानी रूट क्या करता है, अपना नेटवर्क बना लेता है। अगर वो एक टैप रूट है तो वो जितना पेनिट्रेट कर पाएगी उतना पेनिट्रेट कर जाएगी, और अपनी जो लेटरल ब्रांचेस हैं यानी सेकेंडरी और टर्शरी जो टैप रूट्स हैं उनको फैला देगी साइड में, जिससे कि एक बढ़िया नेटवर्क क्रिएट कर पाए एब्जॉर्प्शन के लिए भी और आपका बेहतर जकड़ बनाने के लिए भी, एनकरेजमेंट के लिए भी।
थर्ड है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, यानी ऐसी काफी सारी रूट्स है दुनिया में जो कि खाना स्टोर करने का काम करती हैं। जैसे कि आपकी गाजर हो गई, आपका स्वीट पोटैटो हो गया, यहां पर जो है आपको फूड मटेरियल स्टोर करते हुए भी काफी सारे रूट के पार्ट्स दिख जाए। एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी आपके जो प्लांट हॉर्मोन्स है जिनको आप पीजीआर बोलते हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब क्या है, इनको आप प्यार से पीजीआर बोलते हो। तो ये जो पीजीआर है, ये जो प्लांट के हॉर्मोन्स हैं, इन प्लांट के हॉर्मोन्स की सिंथेसिस भी कौन करते हैं, आपके प्लांट के रूट पार्ट्स करते हैं। नॉट ऑल पीजीआर, लेकिन ज्यादातर पीजीआर आपके रूट में बनाए जा सकते हैं और इन्हें अलग अलग डिस्टेंट लोकेशंस तक पहुंचाया जा सकता है जिससे कि प्लांट हॉर्मोन्स अपना काम कर सके। हॉर्मोन्स की यही खास बात है कि हार्मोन का जो साइट ऑफ एक्शन है और जो साइट ऑफ फॉर्मेशन है, ये बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए इन्हें ट्रांसफर किया जाता है। एंड दैट्स व्हाई दीज आर द लाइट मॉलिक्यूल्स, इन्हें आपका लो वेट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी देखो, समझ लीजिए आपका हाइपोथैलेमस है और उस हाइपोथैलेमस से कोई पर्टिकुलर हार्मोन बना जिसको जाकर के काम करना है पेनक्रियास के अंदर, लेट से, तो वो आपका ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा और पेनक्रियास तक पहुंचेगा और उसी ऑर्गन के अंदर अपना काम करेगा। तो ये इतने हल्के होते हैं कि ब्लड इन्हें ट्रैवल करके ले जा सके। सिमिलरली जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये भी इतने हल्के होते हैं कि इन्हें रूट से डिस्टेंट लोकेशन पर पहुंचाया जा सके, यानी साइट ऑफ फॉर्मेशन से साइट ऑफ एक्शन तक इन्हें ले जाया जा सके थ्रू अ पर्टिकुलर स्ट्रीम। तो जिस स्ट्रीम के थ्रू वाटर और मिनरल्स जाते हैं नीचे से ऊपर की साइड, उसी स्ट्रीम के थ्रू जो है आपका हार्मोन्स को भी धक्का मार दिया जाता है कि आप भी इसी स्ट्रीम के अंदर चले जाओ, जिससे आपके लिए अलग से कोई ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ना लगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम कहते हैं रीजन्स ऑफ रूट, यहां से क्वेश्चन आता ही है और यहां से काफी बार यह भी पूछ लिया जाता है कि किस रीजन के सेल्स की क्या प्रॉपर्टी है। सबसे ज्यादा डेंस प्रोटोप्लाज्म किस रीजन के सेल्स में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा लंबे सेल्स किस रीजन में पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल किस रीजन में पाए जाएंगे, रूट हेयर्स किस रीजन में पाए जाते हैं, सबसे टिप पे यानी डिस्टल एंड पे कौन से सेल्स मिलेंगे, सबसे प्रॉक्सिमल एंड पे कौन से सेल्स मिलेंगे, एंड सो ऑन। ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, और आज से पहले भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर हम रूट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें, तो सबसे डिस्टेंट पार्ट से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे टर्मिनल पार्ट से अगर हम स्टार्ट करें, तो उस पार्ट को आप कहते हैं रूट कैप। रूट कैप, जैसे आप अगर कैप लगाते हो तो आप अपने सर पे लगाते हो ना, सर जो है आपका, ये आपका सबसे टर्मिनल पार्ट है और टर्मिनल पार्ट की भी प्रोटेक्शन के लिए आप कैप पहनते हो। तो सिमिलरली यहां पर रूट टर्मिनल पार्ट है, उससे नीचे कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर एक टोपी लगी हुई है जिसको आप रूट कैप बोलते हो। तो जो रूट कैप है, ये सबसे टर्मिनल पार्ट होता है, ये सबसे टर्मिनल पार्ट है, राइट। और ये रूट कैप टर्मिनल पार्ट क्यों है, इसके बेसिकली दो काम होते हैं। रूट कैप का पहला काम है, कैप क्यों है, प्रोटेक्शन के लिए, कि आपके रूट का जो मेन पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट, उसको हार्म ना पहुंचे। और दूसरा प्रोटेक्शन के अलावा ये काम है, ये थंब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे ही प्रेस करेगा ना अपने आप को सॉइल के अंदर, तो ये वो जगह बनाएगा जिसमें रूट अपने आप को और घुसा सके, राइट। यानी जब रूट आपका और सॉइल के अंदर जाने की कोशिश करेगी, तो सबसे टर्मिनल पार्ट ही तो सबसे पहला धक्का लगाएगा ना सॉइल को पेनिट्रेट करने के लिए। तो सॉइल के अंदर जो जगह बनाएगा, जो रास्ता बनाएगा रूट के घुसने का, वो कौन होगा, वो आपका रूट कैप होगा। सो इट मेक्स द वे फॉर रूट टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। ये दो काम कौन करती है, रूट कैप करती है। इसके बाद अगर आप इसके प्रॉक्सिमल एंड पर देखें, यानी आप टिप से ऊपर की साइड जा रहे हो, तो आप प्रॉक्सिमल एंड में जाओगे, तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहां पर आपको मेरिस्टेमेटिक सेल मिलेंगे। सो ये सेकेंड रीजन है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टम किसे कहा जाता है अभी जान लो, क्योंकि अगला पूरा चैप्टर आपका मेरिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। मेरिस्टेमेटिक सेल आप उन्हें कहते हैं जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग मतलब इनके काम ही ये है कि इनको डिवाइड करना आता है, बस ये अपना नंबर बढ़ा सकते हैं और अपने जैसे और सेल्स को तैयार कर सकते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम ही रहता है अपने जैसे और सेल्स बनाना और प्लांट्स के अंदर और ज्यादा सेल्स को ऐड करते रहना, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ होती रहे। तो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं, जो यहां पर रूट के अंदर प्रेजेंट है, इन्हें आप क्या बोलते हो, रूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स। रूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि रूट के एकदम टिप पे प्रेजेंट है ना ये, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहां पर कहां प्रेजेंट है, अपेक्स के ऊपर, सो इसे रूट एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है।
सिमिलरली आपके शूट के एपेक्स के ऊपर भी इस प्रकार के सेल्स मिलते हैं जिन्हें आप शूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे डिवाइड होते रहेंगे और ऊपर की साइड पहुंचते जाएंगे, क्योंकि रूट टिप में तो सेल ऐड करने का कोई फायदा नहीं है और उसके नीचे तो रूट खत्म ही हो जा रही है, तो ये ऊपर की साइड हमेशा सेल ऐड करता है। और यहां पर तीसरा रीजन आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी जो नए सेल्स बने हैं रीजन ऑफ मेरिस्टम ने जो नए सेल्स बनाए हैं वो यहां पर आकर के इलोंगेट हो जाएंगे, यहां पर आपको लंबे लंबे सेल्स देखने को मिलेंगे। ओके, लंबे लंबे सेल्स देखने को मिलेंगे। तो ये रीजन क्या करता है, नाम ही है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन करना मतलब लेंथ बढ़ाना, तो ये प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं, रूट्स की। ओके, रूट की लेंथ ये बढ़ाते हैं। डन। इसके ऊपर जो रीजन है मेरे दोस्त, ये है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब जो आपका अभी इलोंगेटेड सेल था ना, ये मैच्योर हो गया है, इसको कोई ना कोई काम मिल गया है। तो यहां पर जो सेल हैं ये क्या हो गए, ये मैच्योर हो गए, डिफरेंशिएट हो गए, इन्हें कोई ना कोई काम जो है मिल चुका है। और क्योंकि सेल्स मैच्योर हो गए हैं, तो जैसे आप भी सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो आपकी भी बॉडी पे हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली यहां पर भी रूट हेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रूट हेयर कहां देखने को मिले आपको, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर आपको रूट हेयर देखने को मिले। दिस इज द फिफ्थ थिंग। तो आप अगर टर्मिनस से ऊपर की साइड जाओ तो सबसे पहले क्या देखने को मिला आपको, कैप देखने को मिलेगी, जिसे आप रूट कैप बोलेंगे, जो कि एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। अब थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है तो सॉइल को पुश करती है, रूट को जगह बनाने के लिए हेल्प करती है। तो इसका काम है टू मेक द वे थ्रू द सॉइल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये टर्मिनल स्ट्रक्चर है तो ये हमेशा प्रोटेक्शन में भी काम करेगी। इसके ऊपर जो सेल्स होते हैं इन्हें आप कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम सेल, जिनका काम ही होता है डिवाइड करना। और अगर ये डिवाइड कर रहे हैं सेल्स तो इन्हें खाने पीने के लिए अच्छा खासा मटेरियल चाहिए, तो ये काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा इनका डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और बहुत ही अच्छी इनमें मेटाबॉलिक कैपेसिटी होती है। बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं, इसलिए धड़ाधड़ डिवाइड करते रहते हैं और अपने जैसे और सेल्स बनाते रहते हैं। ये सेल्स बनते जाएंगे, ऊपर पहुंचते जाएंगे और इनकी लंबाई बढ़ती जाएगी रीजन ऑफ इलोंगेशन में, तो आपके रूट की लेंथ बढ़ेगी और फिर आपके सेल्स मैच्योर होते जाएंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में डिफरेंशिएट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली इनके ऊपर हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें आप रूट हेयर्स बोलेंगे। और जितने ज्यादा रूट हेयर होंगे उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से एब्जॉर्प्शन का काम भी होगा, उतनी रूट आपकी ज्यादा फंक्शनल हो पाएगी, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा बढ़िया हो पाएगा। राइट। अब स्पेसिफिकली देख लेते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। ओके, समझने की बात है हमने समझ ली। तो पहला रीजन है आपका रूट कैप, प्रोटेक्शन का काम करेगा और वे बनाएगा। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नाम में मेरिस्टम आ गया है, पूरी जिंदगी ये बात याद रखना, मेरिस्टम का मतलब होता ही है डिवीजन, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, नाम में ही है इलोंगेशन, तो इलोंगेट करेगा, लेंथ बढ़ाएगा। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सेल्स यहां पर आकर मैच्योर हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। और रूट हेयर्स, नाम ही है हेयर्स, तो ये बाल लाइक स्ट्रक्चर आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एंड सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी एब्जॉर्प्शन हो पाएगी मिनरल्स की और वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो नाम के अंदर ही सब कुछ था, हमने कुछ नया यहां पर नहीं देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज रूट कैप, यानी हमने टर्मिनल पार्ट से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट कर दिया। अब रूट कैप क्या है, रूट कैप एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, एक थंब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका अपीयरेंस देखेंगे तो आपको ये थिम्बल लाइक ही मिलेगा एंड ये आपका रूट एपेक्स को कवर करता है, यानी रूट की टिप को कवर करता है। जाहिर सी बात है सबसे एंड पे यही प्रेजेंट है, तो टिप के जो सेल्स थे उन्हें ये कवर कर रहा है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एंड मेक इट्स वे। दो काम कर रहा है ये, एक तो प्रोटेक्ट कर रहा है टेंडर एपेक्स को, बचा रहा है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स को। दूसरा काम क्या कर रहा है, इसकी जगह बना रहा है सॉइल के अंदर घुसने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए। यानी हमने कोई नई बात नहीं पढ़ी, जो मैंने आपको बताया था उससे ज्यादा बाहर कुछ भी किताब में नहीं दिया हुआ है। दूसरा रीजन देखो यार, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टम का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि आपके ये सेल्स क्या होंगे, एक्टिवली डिवाइडिंग होंगे। एक्टिवली डिवाइडिंग होंगे यानी धड़ाधड़ अपने जैसे सेल्स बनाएंगे, डिवाइड करके बार बार प्रोलिफेरेट करेंगे। तो फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, यानी ये जो रूट कैप है इसके फ्यू मिलीमीटर्स अबव ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आपका क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब इसके अंदर कैसे सेल होने चाहिए, इसके अंदर जो सेल होंगे काफी छोटे होंगे, क्योंकि जैसे ही ये छोटे होते हैं यानी ज्यादा बड़े होने से पहले ही ये डिवाइड कर जाते हैं, तो ये कभी ज्यादा बड़े हो ही नहीं पाए, अदरवाइज ये रीजन ऑफ इलोंगेशन में प्रेजेंट होते ना, अगर इन्हें बड़ा ही होना होता तो ये बड़े नहीं हो पाते हैं। दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, इसीलिए बोल दिया है ये सेल्स जैसे ही बनते हैं ना, थोड़ी सी इनमें ग्रोथ होती है और ये दोबारा से जो है डिवाइड करने लगते हैं। तो ये काफी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इनकी डेंस पैकिंग होती है।
ये थिन वॉल्ड होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थिन वॉल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि अगर इनके ऊपर थिक वॉल लग गई तो मैंने आपको क्या बताया था, सेल वॉल हमेशा रिजिड होती है मेरे दोस्त। और अगर आपकी रिजिड सेल वॉल यहां पर लग गई तो सेल्स डिवाइड कहां कर पाएंगे? अगर मैंने एक सेल के ऊपर एक बैरियर लगा दिया है, एक अंबुजा सीमेंट की दीवार बना दी है और उस सेल को मैं बोल रहा हूं ले बेटा डिवाइड करके दिखा, तो वो सेल कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा। बिकॉज व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द प्री रिक्विसाइड थिंग फॉर डिवीजन? अगर इस सेल को डिवाइड करना है तो इस सेल को इस प्रकार से अपने प्रोटोप्लाज्म को 2 टुकड़ों में भी तो बांटना पड़ेगा। और ये सेल आपके 2 टुकड़ों में कब बटेगा? जब इसकी वॉल इसे ये करने की इजाजत देगी। अदरवाइज इसका प्रोटोप्लाज्म तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन वॉल डिवाइड होगी नहीं, तो अल्टीमेटली इसका बाहर का जो कर्वेचर है वो इसे एक ही सेल के फॉर्म में रहने देगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? अल्टीमेटली आपको इसकी वॉल को पक्का होने से पहले, यानी थिक वॉल डेवलपमेंट से पहले ही आपको सेल को डिवाइड कर लेना है। और तीसरी चीज, इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म रहता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म क्यों? क्योंकि इसके अंदर चाहिए भाई एनर्जी। सेल डिवाइड कर रहे हैं तो फ्री में तो करेंगे नहीं, इट इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। और एनर्जी कहां से आती है? एटीपी से। और एटीपी में आप किसे यूटिलाइज करेंगे? प्रोटोप्लाज्म को यूटिलाइज करेंगे। सो अल्टीमेटली ये छोटे होते हैं क्योंकि इनका साइज बढ़ने से पहले इनका डिवीजन हो रहा है। ये थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि थिक वॉल अगर आ गई तो डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज सेल वॉल इज रिजिड, इट will not let the cells to divide properly and it will not let the cells to perpetuate at a greater pace। इनकी स्पीड कम हो जाएगी डिवीजन की। तीसरा डेंस प्रोटोप्लाज्म है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डिवीजन के लिए। तो ये सारी चीजें लॉजिकल समझ में आ गई होंगी। दे डिवाइड रिपीटेडली, नाम ही है मेरिस्टम, तो एक्टिवली डिवाइड करने का इनका काम। अब ये जो मेरिस्टमेटिक सेल्स रहते हैं ये आपके 2 प्रकार के रहते हैं, राइट? एक जो आपका समझ लीजिए, एक ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्लांट का जब वो ठीक से ग्रो नहीं हुआ है, तो इसमें जो इनिशियल सेल्स होते हैं इन्हें आप क्या बोलते हो? इन्हें आप बोलते हो मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहां पर जो सेल्स हैं दोस्त, इन्हें आप कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स। शूट एपिकल मेरिस्टम, जो कि शूट की टिप पर प्रेजेंट रहते हैं। एंड यहां जो सेल है इन्हें आप क्या कहते हो? रूट एपिकल मेरिस्टम, जो कि रूट की टिप पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इन्हें आप बोलते हो सैम और इन्हें आप बोलते हो रैम। तो रैम सैम क्या करते हैं? रैम सैम रूट और शूट की लेंथ बढ़ाते हैं, तभी तो प्लांट में ग्रोथ होगी ना। तो ये जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट में, यानी जो इनिशियल इलोंगेशन होती है, कौन कराते हैं? ये शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम कराते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि शूट एपिकल मेरिस्टम किस साइड में सेल्स बढ़ाता है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड? देखो मेरे भाई, अगर ये शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है तो ये ऊपर की साइड क्यों ही ग्रोथ कराएगा? ऊपर की साइड तो हवा है, सबसे एंड पे तो एक प्लांट के शूट एपिकल मेरिस्टम ही प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है? यहां सेल्स ग्रो करता है, यहां सेल्स बढ़ाता है। तो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम कहां सेल्स ऐड करेगा? नीचे की साइड, जिससे कि शूट की लेंथ बढ़ जाए। और रूट एपिकल मेरिस्टम अब रूट कैप में तो सेल देगा नहीं, या फिर रूट के अंदर तो सेल नहीं देगा। नीचे की साइड, नीचे की साइड तो मिट्टी है, ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं है। ये आपका ऊपर की साइड सेल्स को इंक्रीज करता है। तो रूट एपिकल मेरिस्टम कहां सेल्स ऐड करेगा? ऊपर की साइड। तो जो रूट है वो नीचे से ऊपर की साइड सेल्स बना रहा है और जो शूट है वो ऊपर से नीचे की साइड सेल्स बना रहा है। इसी वजह से प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ है ये हो जाती है। जो इनिशियल ग्रोथ है, यानी लंबाई जो बढ़ती है, लेंथ जो बढ़ती है एक प्लांट की, वो इन्हीं रैम और सैम की वजह से बढ़ती है, जिसको आप अगले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। बट मैंने यहां पर बता दिया है जिससे कि आपको इनका बेसिक जो रोल है वो ठीक तरीके से क्लियर हो जाए, राइट? अगला देखो यार, अगला जो रीजन है ये क्या होने वाला है? अगला रीजन होगा आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, नाम ही है अगर इलोंगेशन, तो सेल्स लंबे लंबे होंगे, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो द रीजन जस्ट अबव दैट इज प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। सबसे डिस्टल रीजन कौन सा था? रूट कैप। डिस्टल मतलब एकदम एंड पे। फिर इससे प्रॉक्सिमल कौन था? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इससे प्रॉक्सिमल होगा आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो हम सही तरीके से मूव कर रहे हैं, तो ये बात करेक्ट है। Here the cells undergo rapid elongation and enlargement। सेल आपके लंबे लंबे हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंबे लंबे हुए तो क्या रूट की लेंथ बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, रूट की लेंथ बढ़ गई, यानी कुछ याद ही नहीं करना पड़ा, जो हमें पहले से पता था वही चीजें यहां पर हमने देखी। अब इलोंगेशन के बाद ये जो सेल्स लंबे लंबे हुए हैं ना, इनमें मैचुरेशन हो जाएगी। तो यहां पर आएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या हुआ? ये रीजन अब और प्रॉक्सिमल है टू द इलोंगेशन जोन,
तो सबसे डिस्टल था रूट कैप, उसके बाद प्रॉक्सिमल में आया मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद प्रॉक्सिमल में आया इलोंगेशन। अब और प्रॉक्सिमल कौन हो गया है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहां सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे, यानी इन्हें कोई ना कोई फंक्शन मिल जाएगा एंड यहां पर मैच्योर हो गए, क्योंकि नाम ही क्या है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब एक बात गौर से सुनो, रीजन ऑफ मैच्योरेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टम में फर्क क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टम में जो सेल वॉल है वो थिन है, क्योंकि इन्हें बार बार डिवाइड करना है। लेकिन जब एक बार सेल डिफरेंशिएट हो जाता है ना, तो इसकी सेल वॉल क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, क्योंकि अब आपके सेल को एक पर्टिकुलर काम मिल गया है। और ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ये यूजुअली दोबारा डिवाइड नहीं करते। तो एक सेल्स को अब कंफर्म हो गया है कि हाँ भाई हमें और डिवीजन नहीं करना है, तो आप हमें हमारी पक्की वाली वॉल दे दो, जिससे कि हम जो है एकदम बढ़िया रिजिडिटी अपनी मेंटेन कर पाए, अपनी शेप वगैरह मेंटेन कर पाए। तो ये क्या करते हैं? पक्की सेल वॉल को अपने ऊपर लगा लेते हैं और अपना काम डिफरेंशिएशन के बाद ठीक तरीके से करने लग जाते हैं। जो भी इन्हें काम मिलता है उसमें ये संतुष्ट रहते हैं। और इनके ऊपर क्या? रूट हेयर्स। तो अगला जो रीजन है ये क्या होगा? ये आपका रूट हेयर रीजन हो जाएगा। यानी यहां पर क्या है? वेरी फाइन यानी पतले पतले, डेलिकेट यानी नाजुक, कोमल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जो कि आपके एपिडर्मल रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, यानी यहां पर देखो, रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद यानी रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर जो रूट हेयर है ये आपको देखने को मिलते हैं। ओके, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि पतले पतले और आपके लंबे होते हैं। द इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्टिव पर्पसेस। सो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? आपका सॉइल से रूट हेयर्स का काम। तो ये आपके रीजन्स ऑफ रूट है कि एक रूट में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे टर्मिनल यानी डिस्टल क्या मिला आपको? रूट कैप, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, चौथा मैच्योरेशन रीजन, और पांचवा मिल गया आपको रूट हेयर, जो कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन का ही एक पार्ट है। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की। यानी हमने जब मॉर्फोलॉजी की शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप अलग अलग प्लांट के पार्ट्स का बेसिक एस्पेक्ट्स तो देखेंगे ही, यानी आप रूट के बारे में जनरल बातें तो पढ़ेंगे ही, आप उसके पैटर्न को तो नोट करेंगे ही, आप लीफ के बारे में जनरल बातें तो पढ़ेंगे, उसके पैटर्न को नोट करेंगे। लेकिन मैंने वहां पर एक वर्ड लिखा था कि आप इनकी अडेप्टेशंस को भी नोट करेंगे। यानी रूट जो है, क्या वो हमेशा ही एब्जॉर्प्शन का काम करती है? क्या वो स्टोरेज का काम नहीं कर सकती? क्या वो आपका अपने आप को बचाने का काम नहीं कर सकती? यानी कि वो क्या किसी और के डिफेंस में काम नहीं कर सकती? या फिर क्या ये सपोर्ट में काम नहीं कर सकती? क्या ये रेस्पिरेशन में काम नहीं कर सकती? क्या कोई रूट फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकती? इन सारे सवालों के जो जवाब हैं ये आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यानी अडेप्टेशन का जो आर्टिकल है इसके अंदर मिल जाए। यहां पर देखो आपको कैरेट दिखाई दे रही है, तो कैरेट की जो रूट होती है ये बेसिकली क्या करती है? फूड को स्टोर करेगी, यानी कैरेट के अंदर जो आप खाते हो दैट इज बेसिकली द रूट। सिमिलरली आपकी जो स्वीट पोटैटो है इनके अंदर भी आपको स्टोरेज करती हुई दिखाई दे जाएगी आपकी रूट। तो नॉर्मल जो फंक्शन है उनसे हटकर भी ये काफी काम कर सकते हैं। ओके, सो इन सम प्लांट्स द रूट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। यानी हमने क्या क्या काम देखे थे रूट के फंक्शंस में? ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। ये वाटर और मिनरल्स जो इन्होंने एब्जॉर्ब किए हैं उन्हें ऊपर की साइड भेज सकते हैं स्टेम और लीव्स के पास। उसके साथ साथ ये एक प्लांट की एनकरेजमेंट में हेल्प करते हैं, यानी प्लांट की अटैचमेंट में हेल्प करते हैं जमीन के साथ। और उसके बाद ये पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्लांट हार्मोन की सिंथेसिस करके उन्हें भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपर प्लांट पार्ट्स के पास। लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं? सबसे पहले काम जो है इनका वो है स्वेलन रूट्स। स्वेलन रूट्स मतलब ये सूज गई हैं, और सूजेंगी क्यों? क्योंकि इनके अंदर अब फूड भर चुका है, इनके अंदर अब न्यूट्रिशन भर चुका है। तो स्वॉलन रूट्स जो है ये खाने को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो प्रॉप रूट्स हैं जो मैंने आपको बताई थी बनियान ट्री के अंदर, जो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, यानी कि ये आपकी रेडिकल से अराइज ना होकर के स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं, नीचे की साइड उगती है, ये आपकी सपोर्ट के लिए है। इसके अलावा स्टिल्ट रूट है, आपको शुगर केन और मेज के अंदर स्टिल्ट रूट देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको बकायदा डायग्राम में दिखाऊंगा, जो कि आपका सबसे लोअर जो नोड होता है वहां से ओरिजिनेट होती हुई आपको दिखाई देती हैं। सो जो एकदम लोअर नोड होता है यहां से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे जाती है। एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यहां पर मैं एकदम मार्क कर देता हूं इसको, न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस।
यानी जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं, जो मार्शी एरियाज होते हैं, जहां पर हल्का हल्का पानी भरा होता है, जिसे आप छिछला पानी बोलते हैं, जिसकी डीपनेस बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन वहां पर पानी का डेरा रहता है। अगर किसी मैदान में पानी बहुत ज्यादा देर तक जमा रहता है तो रूट्स तो अंदर पानी के अंदर क्लॉग हो जाएंगी, तो उस पानी के अंदर से ऑक्सीजन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और रूट्स अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं कि भाई अब इस पानी में सर्वाइव करना मेरा बहुत मुश्किल हो रहा है, अब इस मार्शी एरिया में सर्वाइव करना मेरा बहुत मुश्किल हो रहा है, क्यों ना मैं जमीन से ऊपर चली जाऊं एंड अल्टीमेटली मैं खुद ऑक्सीजन ड्राइव करके लेके आऊं फॉर द रेस्पिरेटरी पर्पस। इन्हें आप न्यूमेटोफोर्स बोलते हो। ओके, यानी मैंने आपको बताया था रूट क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी ये जमीन के अंदर रहना प्रेफर करती हैं, लेकिन जब ये अडेप्ट हो जाती हैं, जब ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, उस केस में ये जमीन के बाहर भी आ सकती हैं, यानी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बन सकती हैं और ऑक्सीजन खुद ही लेने की कोशिश भी कर सकती हैं। तो इनके हम लोग जो है अच्छे से फिगर्स और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्वॉलन रूट्स फॉर फूड स्टोरेज, यहां पे अगर आप कैरेट देखेंगे यानी गाजर देखेंगे, यहां पे आप स्वीट पोटैटो यानी आपका जो स्वीट पोटैटो है, इसको तुम्हारी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं यार, तो जो भी हो उस हिसाब से आई होप यू गॉट दैट वेरी वेल, राइट। और यहाँ पे जो है, क्योंकि हम स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं, हम मीठा आलू ही बोलते हैं, सो दैट इज वेरी स्ट्रेंज। ओके, तो ये जो स्वीट पोटैटो है ये भी आपका फूड स्टोर करता है, एज वेल एज जो टर्निप है जिसे आप शलगम बोलते हैं, ये भी आपका फूड स्टोर करता हुआ आपको दिखाई दे जाता है। स्वीट पोटैटो को हम लोग शकरकंद भी बोलते हैं, अगर आपके यहाँ पर ये कॉमन नाम है देन यू कैन लर्न अकॉर्डिंग टू दैट। तो स्वॉलन रूट्स जो है ये फूल क्यों जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं। तो टैप रूट जो होती है, ओके, टैप रूट जो होती है आपके कैरेट की यानी गाजर की, टर्निप यानी शलगम की, एंड एडवेंटिशियस रूट जो है स्वीट पोटैटो की एंड एस्पेरेगस की, ये फूड स्टोर करती हैं। ये जो एस्पेरेगस वर्ड है ये एनसीईआरटी में सिर्फ डायग्राम में दे रखा है, थ्योरी के अंदर नहीं दे रखा, ये एनसीईआरटी डायग्राम से मैंने सप्लीमेंट किया है। और ये जो स्वीट पोटैटो है ये आपको किन किन के साथ सप्लीमेंट करना है, तीन मैंने आपको एग्जांपल बताए थे एडवेंटिशियस के, आपका ग्रास, आपका मॉन्स्टेरा और आपका बनियान। उसके साथ आपको क्या कर लेना है, सप्लीमेंट कर लेना है, किन किन को, स्वीट पोटैटो को एंड आपका एस्पेरेगस को, तब जाके आपके एडवेंटिशियस के सारे एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी में अलग अलग जगह इन्हें स्कैटर कर रखा है, लेकिन आप अगर इन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं तो आपको मजा आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट। ये एस्पेरेगस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम में तो दे रखा है लेकिन थ्योरी में नहीं दे रखा, और कल को पूछ लेगा और बोलेगा इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर पाओगे बिकॉज इट्स रियली गिवन इन एनसीईआरटी। सो इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट दिस डेटा इन योर बुक। अब देखो यार प्रॉप रूट्स, अब ये सपोर्ट के लिए है। यहां पर आपने बनियान ट्री के अंदर देखा होगा इस प्रकार की जो रूट्स हैं ये स्टेम से ओरिजिनेट होती रहती हैं। तो ये जो प्रॉप रूट्स हैं ये क्या करती हैं, ये आपकी हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सपोर्ट करती हैं आपके बनियान ट्री को, क्योंकि बनियान ट्री का जो बायोमास है वो बहुत ही ज्यादा है, इसका जो बायोमास है काफी ज्यादा रहता है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए काफी सारे रूट्स की एडिशनल रिक्वायरमेंट हमें होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट के लिए ही आपकी स्टिल्ट रूट्स भी होती है। तो ये स्टिल्ट रूट किस किस के अंदर होंगी, आपकी मेज के अंदर होंगी। तो ये जो सबसे लोअर आपका नोड है ना, यहां से आपकी रूट्स ओरिजिनेट होती हैं चारों ओर, और ये क्या करेंगी, इस मेज को खड़ा रखती है। एज वेल एज जो शुगर केन है इसके अंदर भी आपका जो सबसे लोएस्ट नोड होगा यहां से आपकी इस प्रकार से रूट्स निकल रहे होंगे। ओके, सो ये जो लोअर नोड होता है इससे आपकी रूट्स निकल रही होती हैं एंड अल्टीमेटली आपकी ये जमीन में जाती है, जिससे कि आपका गन्ना जो है खड़ा रह पाए, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा रहती है, अदरवाइज ये जो है झूल जाएगा इस प्रकार से हवा का झोंका आते ही। लेकिन स्टिल्ट रूट्स जो है इन्हें बरकरार रखती है जमीन के अंदर, और ये चारों साइड प्रेजेंट है तो एकदम इक्विलिब्रियम भी बना रहता है। तो ये भी आपके सपोर्ट में ही काम आती है, ये लोअर नोड से ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द स्टेम। फॉर एग्जांपल आपका यहां पर आ जाएगा मेज एंड शुगर केन, यानी जो आपका भुट्टा है और शुगर केन है उसके अंदर ये देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों डायग्राम मैंने यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज न्यूमेटोफोर। अब यहां पर देखो हल्का हल्का सा पानी जमा हुआ है, ये आपका स्वैम्पी एरिया है, राइट। ये आपका स्वैम्पी एरिया है जिसको आप मार्शी एरिया भी बोलते हो, हल्का हल्का सा आपका पानी यहां पर जमा रहता है सदाबहार। अब इसके अंदर क्लॉग हो जाएंगी रूट, तो ऑक्सीजन लेना इंपॉसिबल हो जाएगा, ये रूट सारी की सारी बाहर आ जाती हैं और कहती हैं हम भाई खुद ऑक्सीजन लेकर के आएंगे अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये क्या करती हैं, आपकी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बन जाती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बन जाती हैं, उल्टा काम करने लगती हैं एकदम, धरती की तरफ ना जाकर के उल्टी डायरेक्शन में ग्रेविटी से अपोजिट ग्रो करने लग पड़ी हैं, तो इसलिए इन्हें नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट कहा जाता है।
सो द रूट दैट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, सीधी सीधी उग रही हैं टू गेट ऑक्सीजन। सिर्फ आपको ये याद करना है कि ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेने आती हैं, जिससे कि अपने अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को तोड़ सकें और एटीपी बना सकें, एनर्जी तैयार कर सकें। उसके लिए ये अपना जो मटेरियल है यानी ऑक्सीजन लेने आई हैं फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ और फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। ये आपका देखने को मिलता है राइजोफोरा के अंदर। तो न्यूमेटोफोर्स कहां देखने को मिलते हैं? राइजोफोरा के अंदर, जो स्वैम्पी और मार्शी एरियाज में ग्रो करता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोफोरा और न्यूमेटोफोर। इन वर्ड्स को आपको देखना है। तो फोरा और फोर वर्ड तो आपका कॉमन ही है। ओके, तो राइजोफोरा जो है इसका बेहतरीन एग्जांपल है और बढ़िया मॉडिफिकेशन है एकदम, जो कि आपकी रेस्पिरेशन के लिए है। तो डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि विच ऑफ द रूट मॉडिफिकेशंस आर स्पेसिफिकली ड्रॉन फॉर रेस्पिरेशन पर्पस? स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, रूट्स ऑफ कैरेट या फिर न्यूमेटोफोर? तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेटोफोर आपसे पूछ रहा है, क्योंकि कैरेट में आपका उसके लिए है फूड स्टोरेज के लिए है, एज वेल एज प्रॉप और स्टिल्ट जो है आपका सपोर्ट पर्पस के लिए हो जाएगा। प्रॉप रूट्स इन केस ऑफ बनियान ट्री एंड स्टिल्ट रूट इन केस ऑफ मेज एंड शुगर केन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, जो कि हमें डायरेक्ट दिखाई देता है। रूट के बाद अब हम प्लूम्यूल से आने वाले पार्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि रेडिकल से यूजुअली आपका रूट सिस्टम ही आता है जिसमें आपको रूट दिखाई देती है। उसके अंदर हम एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, जिसमें एस्पेरेगस है, स्वीट पोटैटो है, ग्रास है, मॉन्स्टेरा है, बनियान ट्री है। और उसके अलावा हम लोग टैप रूट सिस्टम की भी बात कर चुके हैं, जो कि यूजुअली डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, एंड फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में भी बात कर चुके हैं, जो कि यूजुअली आपका मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे स्टेम की, और जब हम स्टेम की बात करेंगे ना, तो इसके साथ काफी सारी चीजें हमें फ्री में देखने को मिलेंगी। यानी जब आप मेन स्टेम की बात करेंगे तो आपको मुफ्त में ही उसके नोड्स और इंटरनोड्स की भी बात करनी पड़ेगी, और नोड्स और इंटरनोड्स की जब आप चर्चा करेंगे तो नोड से निकलने वाले लीफ की भी आपको बात करनी पड़ेगी, और लीफ की जैसे ही आप बात खत्म करेंगे आपको ब्रांचेस की बात करनी पड़ेगी, ब्रांचेस पे जैसे ही आप चढ़ जाएंगे आपको फ्लावर की बात करनी पड़ेगी, आपको उस फ्लावर से ओरिजिनेट हुए फ्रूट की बात करनी पड़ेगी, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सीड की बात करनी पड़ेगी। यानी अब हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है, फैमिलीज को छोड़ के जो भी पार्ट है, वो सारा का सारा हम लोग स्टेम में ही पढ़ सकते हैं। तो इस स्टेम को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आपकी मेन स्टेम, और उसके बाद स्टेम के पार्ट्स जैसे कि लीफ हो गए उसको अलग से पढ़ेंगे, फ्लावर को अलग से पढ़ेंगे, सीड को अलग से पढ़ेंगे। सीड के अंदर फर्दर एम्ब्रियो के यहाँ पर दो आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, उनको हम लोग और डिटेल में देखेंगे, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेमी टेक्निकल टर्म्स एंड द फैमिलीज। तो अब बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम जो है मेरे दोस्त, ये आपका प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होता है। यानी ये जो शूट सिस्टम है इसे आप स्टेम बोल रहे हो, और स्टेम के सारे पार्ट्स शूट सिस्टम कहलाते हैं। ये आपका प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होगा। ओके, यानी ये जो प्लूम्यूल है ये आपका स्टेम बनाता है, ये आपका स्टेम और शूट सिस्टम बनाता है, जबकि यहां पर ये जो रेडिकल है ये आपका क्या बनाता है? ये आपका रूट सिस्टम बनाता है। तो स्टेम क्या है? स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। यानी एक सीड के एम्ब्रियो का जो प्लूम्यूल है वो शूट बनाएगा, और स्टेम क्या है? उसी का असेंडिंग पार्ट है, यानी ये ऊपर की साइड बढ़ता है, नीचे की साइड नहीं जाता। असेंडिंग पार्ट का मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है, ये जमीन से उल्टी साइड में ग्रो करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आपका पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक कहलाएगा, कि ये आपका सूरज के पास उगता है, ये ऊपर की साइड उगता है। सन आपको ऊपर देखने को मिलता है ना, तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ये जो स्टेम है इसमें ब्रांचेस होंगी, यानी यहां पर ये जो नोड्स होंगे, इन नोड से आपके लीफ एंड फर्दर ब्रांचेस आएंगी, यहीं से आपके लीव्स आएंगे, एंड उन ब्रांचेस के ऊपर आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे, फ्रूट देखने को मिलेंगे, बड देखने को मिलेंगे। अब ये बड आपके अगर टर्मिनस पे प्रेजेंट है तो आप इन्हें क्या बोल देंगे? एपिकल बड या फिर टर्मिनल बड। तो ये जो टर्मिनल बड रहता है इसे आप एपिकल भी बोल सकते हैं। एंड अगर आपके एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ये वाले, तो इन्हें आप क्या बोल सकते हैं? इन्हें आप एक्सिलरी बड भी बोल सकते हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आपका एक्सिलरी या एक्सियल बड भी कहलाता है। देन आपकी स्टेम के ऊपर ही नोड्स होते हैं जहां से लीफ और ब्रांचेस निकलती हैं, एंड इन दो नोड्स के बीच का, किन्हीं भी दो स्पेसिफिक आसपास के नोड्स का जो डिफरेंस है, जो उनके बीच का गैप है, इसे आप इंटरनोड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ब्लैक कलर से देख लेते हैं। ये आपका समझ लीजिए एक नोड है जहां से ये लीफ आ रही है, एंड ये एक नोड है जहां से ये लीफ आ रही है। तो ये दोनों हो गए नोड, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया इंटरनोड। सिमिलरली ये एक नोड था जिससे ये लीफ आ रही थी, ये एक नोड था जिससे ये लीफ आ रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या हो गया? इंटरनोड।
यानी किन्हीं भी दो स्पेसिफिक पास पास के नोड के डिफरेंस को आप इंटरनोड बोलते हैं। सिंपल सी बात। और नोड से आपके लीव्स और ब्रांचेस जो हैं ओरिजिनेट होंगे। ओके, तो जो भी चीज आपको हवा में दिख जाए वो आपका शूट सिस्टम का पार्ट है, वो आपके स्टेम के ऊपर लगा हुआ है। जैसे कि रूट आपको अंडरग्राउंड देखने को मिलता है, तो ये बात हम कर चुके हैं। अब स्टेम के ऊपर आपको फ्लावर भी देखने को मिलता है, वो भी आप हवा से ही तोड़ते हैं, जमीन खोद कर तो किसी ने फ्लावर आज तक तोड़ा नहीं होगा। फ्रूट भी आपको हवा में ही लटके हुए मिलते हैं ब्रांचेस के ऊपर। लीफ भी आपको यहीं पर मिलती है, इसी फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलता है। ब्रांचेस भी आपको यहीं मिलती हैं हायर लेवल पे, राइट, यानी एरियल पार्ट्स में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, एरियल यानी हवा के अंदर। तो अल्टीमेटली ये आपके शूट सिस्टम के पार्ट्स कहलाते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक स्टेम के ऊपर नोड। तो नोड वो रीजन है जहां से लीव्स निकलती हैं। तो यहां पर ये नोड है, यहां से ये लीफ निकल रही है, ये नोड है, यहां से ये लीफ निकल रही है, ये नोड है, यहां से ये लीफ निकली, ये नोड है, यहां से ये लीफ निकली। ये नोड्स कहलाते हैं। और इंटर नोड क्या है? इंटर नोड, इंटर का मतलब इन बिटवीन, और नोड यानी दो नोड्स के बीच का स्पेस। तो ये किन्हीं भी दो नोड के बीच का स्पेस है जो कि पास पास है। तो ये वाला जो जगह है ये आपका इंटर नोड कहला गया। ये वाली जो जगह है इन दोनों के बीच की, ये भी आपकी इंटर नोड कहला गई, एंड सो ऑन, राइट। यंग स्टेम जो है ये आपकी जनरली ग्रीन रहती है। यार किसी भी सीड को उगा के देखो, ऐसा दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जिसने बचपन में ये ना किया हो। अगर आप किसी सीड को बोते हैं, अगर आप उस सीड को उगाते हैं, जर्मिनेशन के बाद जो पहले आपकी स्टेम निकलती है वो हर्बेशियस होती है, वो हरी होती है। जब आपका जो सीड है वो सीडलिंग में तब्दील जस्ट हुआ होता है, वो फिर प्लांटलेट बनता है, जब ऐसा हरा भरा सा पौधा आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब वो प्लांट उग करके एक डेवलप्ड ट्री बन जाता है तो ब्राउन कलर की बार्क, एक लेयर आ जाती है उस ट्री के ऊपर। तो अल्टीमेटली जो ग्रीन हर्बेशियस स्टेम है ये आपकी बाद में वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी क्या आ चुकी है? बार्क की लेयर आ चुकी है। तो ये सारी बातें जनरल, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इससे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं। ओके, अब फंक्शंस ऑफ स्टेम। अब ये क्या है? नॉर्मल फंक्शन है कि नॉर्मली आपका स्टेम क्या कर रहा है। जैसे रूट के नॉर्मल फंक्शन क्या थे कि वाटर और मिनरल की कंडक्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, आपका कभी कभी राइट पीजीआर बना करके ऊपर भेज दे रहा है, राइट। ये सारे काम यूजुअल थे, लेकिन स्टोरेज, सपोर्ट, रेस्पिरेशन ये उसके अनयूजुअल काम थे। तो यहां पर भी आप अगर यूजुअल काम देखें स्टेम के, तो यूजुअल कामों में क्या आया? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, यानी जो भी ब्रांचेस है ये नोड से अराइज होंगी। तो जो भी ब्रांचेस होंगे उनके ऊपर लीव्स भी मिलेंगे, फ्लावर्स भी मिलेंगे, फ्रूट्स भी मिलेंगे। तो ये तो आपके स्टेम का काम है। स्टेम ही ये सारी चीजें बियर करके रखता है, चाहे वो आपका लीफ हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, ये सारी चीजें स्टेम के ऊपर ही आपको देखने को मिलती। तो ये हम सबको पता है, याद करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, यानी वाटर और मिनरल जो रूट ने एब्जॉर्ब किया। नाउ रूट जो थी इसने एब्जॉर्ब किया है वाटर और मिनरल, लेकिन ऊपर पत्ते तक पहुंचने के लिए उस वाटर और मिनरल को कंडक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इन वाटर और मिनरल्स को ऊपर की साइड। यहां तक तो आपकी रूट है, लेकिन अब इसके ऊपर तो आपका स्टेम पार्ट है ना, जो कि इनको कंडक्ट करने का काम कर रहा है। तो स्टेम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को जाइलम के थ्रू, जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम के थ्रू पहुंचाता है लीव्स तक, स्टेम के अपर पार्ट्स तक। तो यहां से आपका वाटर और मिनरल गया, आपका वाटर और मिनरल आपके लीफ वाले एरिया में चले गए। अब लीफ क्या करता है? लीफ आपका फोटोसिंथेसिस करता है। अगर लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा तो खाना यहां बनेगा ना। अगर खाना यहां बनेगा तो रूट तक खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा? अब रूट तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकती बिकॉज इट्स नॉट ग्रीन। तो लीफ आपका जो बना हुआ खाना है इसको फ्लोएम के थ्रू लेकर के आपका रूट तक और बचे हुए स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाता है वाया फ्लोएम। तो फ्लोएम आपका क्या करता है? ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसलोकेशन करवाता है। तो जहां से फूड बना है वहां से आएगा अलग अलग पार्ट्स में। और एब्जॉर्प्शन के केस में उल्टा है, जहां पर एब्जॉर्प्शन हुई है यानी रूट में, वहां से ऊपर की साइड जाएगा। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। जो वाटर और मिनरल्स हैं नीचे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं। और आपका जो फूड है वो यूजुअली लीफ में बनेगा, जो ऊपर की साइड होती है, वहां से रूट की साइड आता है और कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स के पास भी जाता है। तो ये पूरा तामझाम भी आपका स्टेम ही संभालता है। तो कंडक्शन का काम आपका यहां पर होगा। सम स्टेम्स हेल्प इन फूड स्टोरेज, काफी सारी ऐसी स्टेम्स हैं जो कि फूड को स्टोर करती है, अगेन स्वेलन होकर के। सपोर्ट में तो देखो काम करेंगी, क्योंकि यही आपका मेन फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर पूरा प्लांट टिका हुआ है। प्रोटेक्शन में यानी काफी बार ये क्या करेंगी? थॉर्न्स वगैरह बना लेंगी, कांटे वगैरह बना लेंगी, जिससे कि
जो हर्बीवोर है जो कि प्लांट को खाने आते हैं उनको काटे चुभ जाए और वो इसे ना खा पाए। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी रिप्रोडक्शन के दौरान आपका कोई पार्ट है जो कि आप काट करके जमीन में लगा दो और नया प्लांट बन जाए, वो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल कहलाता है। जैसे कि एक रोज का प्लांट है, आपने रोज के प्लांट में एक डाली पकड़ी, उस डाली को आपने काटा और उस डाली को आपने मिट्टी में गाड़ करके पानी दे दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों बाद वो एक वेल डेवलप्ड रोज प्लांट बन चुका है। तो डाली अब यहां पर किसका काम कर रही है? डाली यहां पर वेजिटेटिव प्रोपग्यूल का काम कर रही है। यानी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल का काम करने का मतलब यह है कि वो पूरे के पूरे प्लांट को रीजनरेट करवा देगी, जैसे कि रोज के अंदर। ओके, तो स्टेम के भी अलग अलग काम होते हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अब नॉर्मल काम से हटके ये क्या करेगी? फूड स्टोरेज कर सकती है, काफी अलग अलग टाइप की। स्टेम टेंड्रिल जो कि इनको चढ़ने में हेल्प करेगी। ओके, स्टेम टेंड्रिल जो कि जैसे कि आपका कुकुरबिट्स हो गए, आपके गॉड्स हो गए, जैसे कि आपका लौकी है, आपका कद्दू है, आपका ग्रेप है, इनके अंदर इन्हें चढ़ने में हेल्प करती है एक सपोर्ट को पकड़ के, तो वो स्टेम टेंड्रिल होगी। थॉर्न यानी कांटे हैं जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई अगर इन्हें खाने के लिए आ रहा है तो उनको दूर भगा देंगे, जैसे कि आपका बोगनवेलिया और सिट्रस के अंदर देखने को मिलता है। फाइलोक्लेड यानी ये मॉडिफाई हो जाएंगे और ये फोटोसिंथेसिस करने लग पड़ेंगे, जो कि ओपुंशिया के केस में यानी कैक्टस के केस में आपको देखने को मिलता है। देन स्टोलन जो कि आपको मिंट या जैस्मिन के केस में देखने को मिलता है। ऑफसेट जो कि आपको वाटर हायासिंथ के केस में देखने को मिलता है और उससे जो रिलेटेड एक्वाटिक प्लांट्स है जैसे पिस्टिया वगैरह उनके अंदर देखने को मिलेगा। एंड सकर जो कि आपको पाइनएप्पल बनाना क्राइसेंथेमम के अंदर देखने को मिलता है। इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इन सब के एग्जांपल पढ़ेंगे विद डायग्राम्स, जिससे कि आपको याद भी हो जाए कि ये होते क्या है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है वो फूड स्टोरेज के लिए है कि ये फूड को स्टोर कर सकता है। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, यानी काफी बार जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड पाई जाती है, जैसे आलू जो है वो आपको लगता है उसकी जो एक्चुअल स्टेम है वो आपकी बेसिकली ऊपर वाली है, लेकिन इसके स्टेम के कुछ पार्ट्स आपको अंडरग्राउंड पोर्शन पर भी देखने को मिलते हैं जो कि मॉडिफाइड स्टेम कहलाते हैं। तो आपका पोटैटो ट्यूबर जो है इट इज मॉडिफाइड स्टेम, यानी आलू जो आप खाते हो मॉडिफाइड स्टेम है। सिमिलरली जिंजर जो आप खाते हो इसका जो राइजोम है जिससे इनकी ग्रोथ होती है ये आपके मॉडिफाइड स्टेम है। टर्मरिक यानी जो हल्दी है जो कि जिंजर की बहन है दिखने में, अब आपके घर पे जो पीली हल्दी पाउडर आता है वो असली हल्दी नहीं है, उसको पीस करके बनाया जाता है, प्रोसेस करके बनाया जाता है। असली हल्दी ऐसी दिखाई देती है जो कि जिंजर जैसी ही है दिखने में, बस थोड़ी डार्क रेड कलर की है, जबकि जिंजर आपकी थोड़ी लाइट है कलर में। जमीन कंद जो कि आपका अरबी जैसी दिखाई देती है, इसका कॉर्म एज वेल एज आपका जो कोलोकेसिया है इसका जो कॉर्म है ये क्या करते हैं, ये आपके फूड को स्टोर करते हैं। ओके, तो आलू हो गया, आपकी जिंजर हो गई, टर्मरिक हो गई जो एक जैसी दिखती है। जमीन कंद, अब नाम ही जमीन है तो जमीन के अंदर पाया जाएगा, अंडरग्राउंड स्टेम ही है। एंड आपका कोलोकेसिया जो है इसका कॉर्म भी फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। दे ऑल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। पेरिनेशन का मतलब काफी दिनों तक अपने आप को छुपा करके रखना। पेरिनेशन मतलब अपने आप को काफी दिन बाद भी ये रिप्रोड्यूस करा पाए, ज्यादा वेजिटेटिव सीजन ये निकाल पाए, इसके लिए भी आपकी स्टेम्स काम आती है। यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, जब आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप ग्रो कर पाए, जर्मिनेट कर पाए, उस टाइम पर ये जो है एक इनएक्टिव स्टेट ऑप्ट कर लेते हैं। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जब पीएच एकदम फेवरेबल है, जब टेम्परेचर एकदम फेवरेबल है, वाटर कंडीशन एकदम सुप्रीम है, उस टाइम पर ये दोबारा से ग्रो कर लेते हैं। तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब ये काफी सालों तक अपने आप को ग्रोथ की स्टेट में रख सकते हैं, एक्टिव है, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये आपके ग्रो कर दिए जाएंगे, तो आप इनको अच्छे खासे फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। स्टेम टेंड्रिल, अब देखो यार एक बात यहां पर बता देता हूं एडवांस में, स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल में फर्क है। आप यहां पर स्टेम टेंड्रिल में पी मत मार करके आ जाना, मटर मत मार करके आ जाना, उसके अंदर जो आपको टेंड्रिल देखने को मिलती है वो लीफ टेंड्रिल है, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लेकिन यहां पर स्टेम के अंदर आपको ये जो स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलेगा, ये जो टेंड्रिल आपको देखने को मिलेगी ये एक्सिलरी बड से अराइज हो रही है, यानी आपके जहां से एक्सिलरी बड पे जहां से आपकी लीफ निकलती है, जहां से आपके ब्रांचेस निकलती हैं, उसी से आपकी टेंड्रिल भी निकलेगी। ओके, एपिकल बड से अगर निकलेगी तो पूरे प्लांट के अंदर एक ही टेंड्रिल होगी। अगर मेरे भाई देखो ये आपका एक प्लांट है,
इस प्लांट के अंदर ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये आपका एपेक्स है। अगर समझ लो इसमें सिर्फ एपिकल बड से ही टेंड्रिल निकले तो इसमें एक ही टेंड्रिल होगी, लेकिन अगर इससे एक्सिलरी बड से टेंड्रिल निकलेगी तो 4 टेंड्रिल होंगी ना। हमें तो यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो इसीलिए क्या होता है, आपकी एक्सिलरी जो होती है इनसे टेंड्रिल निकलती है, एक्सिलरी बड से टेंड्रिल निकलती है। बात समझ में आई? इट हेल्प्स द प्लांट टू क्लाइंब, आपका काम ही होता है टेंड्रिल्स का तो कि आपका एक जगह को, एक सपोर्ट को पकड़े और उसके ऊपर चढ़ जाए। एग्जांपल्स क्या है, जितने भी गॉड्स हैं, यानी आपका लौकी है, तोरई है, जो भी इसके फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे कि आपका खीरा हो गया, कद्दू हो गया, आपका वाटरमेलन यानी तरबूज हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, ओके, जिसके साथ मैंने आपको बताया बॉटल गॉड हो गया यानी आपकी लौकी हो गई, इसके अलावा आपकी तुरई हो गई, ये सारे आपके गॉड फैमिली के मेंबर हैं। इनके अंदर स्टेम टेंड्रिल मिलती है, एज वेल एज ग्रेप वाइन, यानी आपके ग्रेप्स में जो देखने को मिलेगी ये आपकी स्टेम टेंड्रिल है, लीफ टेंड्रिल नहीं है। आपको एक ही चीज यहां पर याद करनी है एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल में याद कर लो गॉड एंड वाइन, गॉड एंड वाइन या फिर गॉड एंड ग्रेप, जी जी करके याद कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ याद नहीं करना है। गॉड के अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल एक जैसे ही है, ओके, जो कि आपके एक फैमिली के मेंबर है, चाहे वो खीरा हो, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वो वाटरमेलन हो, चाहे वो आपका लौकी हो, घिया हो, तोरई हो, सब कुछ, राइट। ये आपके स्टेम टेंड्रिल के काम आते हैं। थॉर्न्स, थॉर्न्स यानी ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लेंगे, कांटा बना लेंगे डिफेंस के लिए, यानी कोई अगर इन पर अटैक करने आए या फिर इनको खाने पीने आए तो इनके कांटे देख करके पहले ही दूर भाग जाए कि भाई इसको खाना अपने बस की बात नहीं है, खाम खा कांटे वाटे चुप जाएंगे। तो ये वुडी होते हैं क्योंकि स्टेम के पार्ट हैं, तो बहुत ज्यादा वुडी, बहुत ज्यादा थिक होते हैं, स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर होंगे कांटे जैसे, जो कि एक्सिलरी बड से बनते हैं। अब दोबारा यार वही बात, क्या तुम चाहते हो एक प्लांट में एक कांटा हो, वो भी सबसे ऊपर? क्या ही फर्क पड़ेगा, नीचे से खा के चले जाएंगे सारे जानवर। एक प्लांट है 20 फीट का या फिर 10 फीट का, उसके एपेक्स के ऊपर एक कांटा है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा जानवरों को, ऊपर कांटा है तो है, नीचे से खा करके सारी वेजिटेशन भाग जाएंगे। तुम्हें चाहिए कि हर नोड के ऊपर, हर एक्सिलरी बड के ऊपर कांटा हो, राइट। तो कांटे में डेवलप हो जाते हैं, एक्सिलरी बड एक्सिल्स के ऊपर मल्टीपल होते हैं, इसलिए यही आपके टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, यही आपके थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ओंगे पोंगे एनिमल्स जो घूमते रहते हैं खाने की तलाश में, उन हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म से खुद को बचाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल है आपके बीसी जो कि ऑल्टरनेट अल्फाबेट्स है, बी फॉर बोगेनविलिया जो कि आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं, छोटे छोटे कांटे यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये, और सी का मतलब है सिट्रस, जो कि आपने देखा भी होगा खुद पर्टिकुलरली सिट्रस के प्लांट के अंदर। सो ये आपके दो एग्जाम्पल हैं, बोगेनविलिया एंड सिट्रस। अगला जो आपका मॉडिफिकेशन है ये आपका फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड का मतलब यहां पर जो स्टेम है ये आपका काम करने लग जाएगा लीफ की तरह, ओके। और यहां से क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। सो इट इज अ ग्रीन फ्लैटेंड फ्लैशी या सिलेंड्रिकल स्टेम कंटेनिंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी जो स्टेम है वो अब कन्वर्ट हो गया है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन के अंदर, यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन कौन सा होता है, लीफ ही तो होता है। तो यहां पर आपका काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एरिड रीजन में पाए जाते हैं, यानी ऐसा रीजन जहां पर बहुत ज्यादा पानी नहीं है। तो यहां पर क्या करते हैं, ये प्लांट्स अपनी लीफ को त्याग देते हैं, और अगर लीफ त्याग देंगे तो खाना कैसे बनाएंगे, इनकी स्टेम कन्वर्ट हो जाती है इनटू लीफ। तो एरिड रीजन मतलब कि यहां पर लेस वाटर कंडीशन है, ओके, ड्राई कंडीशन है। और अगर ड्राई कंडीशन है तो इनकी लीफ जब तक इनके ऊपर थी तो बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा था, तो इन्होंने लीफ को तो एकदम रिड्यूस कर दिया, और इनकी स्टेम जो थी अब खाना बनाने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करके हरी भरी कर चुकी है, तो ये खाना भी बना पा रहे हैं और इनमें वाटर भी लॉस नहीं हो रहा। इसीलिए आपके जो कैक्टस होते हैं यानी ओपुंशिया होते हैं, ये आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं, इनमें फ्लैटेंड स्टेम होती है। अगर आप एक कैक्टस का सिर्फ इतना पार्ट देखो तो इतने पार्ट को आप 2D बोलोगे, ये फ्लैट होता है, यानी कैक्टस दिखने में लंबा हो सकता है। इस वाले पार्ट को देखो, चलो इस वाले पार्ट को देखो, ये कैक्टस कोई गोल थोड़ी है, ये कैक्टस दिखने में लंबा होता है लेकिन इट्स अ 2D लेमाइना लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपने कभी जिंदगी में कैक्टस देखा है तो उसकी मोटाई काफी कम होती है लेकिन ये फैला हुआ बहुत रहता है, तो ये आपकी फ्लैट स्टेम है, ये आपका 2D दिखाई देता है जस्ट लाइक एनी अदर लीफ। लेकिन
यहां पर यूफोरबिया के केस में आपको देखो सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है, राइट। यहां पर ये फ्लैट नहीं है, अब 2D नहीं है, अब ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर ले चुका है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि सिलेंड्रिकल जो आपकी स्टेम होती है किसमें मिलती है, यूफोरबिया के अंदर, तो अब आपको डायग्राम याद हो जाना चाहिए, इसीलिए डायग्राम्स हर स्लाइड के अंदर लगाए गए, राइट। तो यहां पर देखो, यहां पर आपकी थोड़ी सी फ्लैटेंड जो है आपको देखने को मिलती है स्टेम्स, जबकि सिलेंड्रिकल स्टेम आपको देखने को मिलती है यूफोरबिया के अंदर। दे आर फाइलोक्लेड। फाइलो का मतलब क्या रहता है, फाइलो का मतलब रहता है फाइल, इट मींस दैट दे आर लीफ, बिकॉज फाइल वर्ड जो है यहां से उठाया हुआ है, जिसका मतलब ही होता है लीफ। यानी अब जो आपका स्टेम है ये लीफ लाइक काम कर रहा है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, ये आपका बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगला जो है ये है स्टोलन। अब स्टोलन जो है ये एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच है, यानी ये एक ब्रांच है जो कि ओरिजिनेट हुई एक प्लांट से। अब ये जो है बेस ऑफ मेन एक्सिस से अराइज हुई, थोड़ी देर के लिए हवा में ग्रो करी, एंड उसके बाद जमीन पर जो है टच हो गई, और जैसे ही जमीन पर टच हुई इसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो गई, इसकी खुद की रूट्स जो है वो ओरिजिनेट हो गए और इसने नया प्लांट बना लिया। कहने का क्या मतलब है, ये आपकी एक स्टेम थी, ये प्लांट हुआ, ये आपकी एक स्टेम थी। इस स्टेम के किसी लोअर पार्ट के ऊपर से एक और जो आपकी ब्रांच है वो निकली। अब ये थोड़ी देर तो एरियली ग्रो करी, एरियली ग्रो करने के बाद ये जमीन पर टकरा गई, और जैसे ये जमीन पर टकराई ना, यहां पर नई रूटिंग हो गई, तो इसकी रूट्स तो यहां पर थी ही, यहां पर इसकी नई रूटिंग हो गई, और इसने क्या किया, यहां पर अच्छी खासी वेजिटेशन बना ली। तो स्टोलन आप किसे कहते हैं, स्टोलन मतलब पहले थोड़ी देर एरियली ग्रो करेगी एंड उसके बाद आपकी रूटिंग कर लेगी, इसे आपने क्या बोला, स्टोलन बोला, जिसके एग्जाम्पल क्या है, मिंट और जैस्मिन। मिंट और जैस्मिन के अंदर ये देखने को मिलता है। ओके, ये आपका स्टोलन। रनर वर्ड यूजुअली इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, काफी किताबों में सेम है, काफी किताबों में अलग है, लेकिन रनर मैं आपको अलग से बताऊंगा। इट इज नॉट एक्यूरेट टू कॉल स्टोलन एज रनर, वो बात गलत हो जाएगी। ओके, रनर अलग है, मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, आपके कुछ प्लांट्स होते हैं जो एकदम धुआंधार रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें से एक खतरनाक प्लांट है आपका आइसोर्निया, जिसको आप वाटर हायासिंथ भी कहते हैं। ये जो वाटर हायासिंथ है बंगाल में काफी फेमस हुआ था। इसका रिप्रोडक्टिव रेट इतना ज्यादा था क्योंकि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्टिव रेट इसका इतना ज्यादा था कि पूरे के पूरे लेक्स को, जहां पर भी स्टैंडिंग वाटर है, जहां पर भी आपका ठहरा हुआ पानी है, वहां पर उस पूरे इलाके को घेर लेता था कुछ ही वीक्स के अंदर। और सिंस ये पानी की ऊपरी सतह को कवर कर चुका होता था, तो ज्यादातर जो प्लांट्स थे जो उस तालाब के अंदर रह रहे थे, ज्यादातर जो मछलियां थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्पिटेटिव। ये सारी ऑक्सीजन, सारी सनलाइट खुद लेगा, तो उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को मार देता था। दैट्स वाई इसे टेरर भी कहा जाता था। लोग डरते थे कि भाई हमारे तालाब में कुछ भी आए, लेकिन आइसोर्निया ना आए, वाटर हायासिंथ ना आए। तो इसके इतने रैपिड रिप्रोडक्शन के पीछे की वजह क्या थी, इसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, जिसको आप ऑफसेट कहते हैं। तो ऑफसेट क्या है, ऑफसेट एक लिटरल ब्रांच है, यानी दोबारा एक प्लांट है, उसके ऊपर से एक लिटरल ब्रांच उगी। यहां पर इसके अंदर शॉर्ट इंटरनोड है, यानी इसके नोड्स जो है पास पास है। देखो यार, एक नोड ये है और एक नोड ये है। अब ये इंटरनोड कैसा हो गया, लॉन्ग हो गया ना, बीच में स्पेस अच्छा खासा है, लेकिन एक नोड ये है, एक नोड ये है, अब ये इंटरनोड शॉर्ट हो गया, तो इसे आपने क्या बोल दिया, शॉर्ट इंटरनोड बोल दिया, राइट। शॉर्ट इंटरनोड मतलब अब इसमें पास पास से चीजें ग्रो करेंगी। शॉर्ट इंटरनोड है और नोड पे से चीजें ग्रो करती हैं, ब्रांचेस ग्रो करती हैं, लीव्स ग्रो करती हैं, यानी इसके ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ही चीजें झटपट ग्रो कर लेती हैं, इसीलिए इसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत फास्ट था। तो एकदम क्लोज एसोसिएशन में चीजें ग्रो करने लग जाती हैं, क्लोज एसोसिएशन यहां पर हो जाती है। ओके, तो हर नोड जो है इस पे दो चीजें उगती हैं। ऊपर की साइड तो रोजेट ऑफ लीव्स, रोजेट ऑफ लीव्स मतलब रोज जैसी लीव्स, एकदम ऐसे फूल की तरह खिला हुआ, जैसे ये आपका आइसोर्निया है, ऐसी स्पेसिफिक लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। और नीचे आपको देखने को मिलेगा टफ्ट ऑफ रूट, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा। तो आपको एक गुच्छा या ग्रुप ऑफ रूट्स, वहां पर बंच ऑफ रूट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका बंच ऑफ रूट है, ये आपका टफ्ट ऑफ रूट है। यानी अगर आपका ये एक आइसोर्निया प्लांट है, इसके जस्ट पास एक लेटरल ब्रांच गई, उस लेटरल ब्रांच के थोड़ी सी दूरी पर नोड था, बिकॉज इंटर नोड शॉर्ट है, तो थोड़ी सी दूरी पर आपको एक ये नोड था, एक ये नोड देखने को मिल गया।
इस नोड के ऊपर से फिर से एक आपका रोजेट ऑफ लीव्स निकला और एक गुच्छा ऑफ रूट यानी टफ्ट ऑफ रूट निकला। इसी हिसाब से डिवाइड करते जाएंगे, समझे। सिमिलर केस आपको देखने को मिलता है पिस्टिया में कि यहां पर भी आपका एक नोड था, यहां से एक लिटरल ब्रांच आई, थोड़ी सी दूरी पे इसने भी नोड बना लिया एंड अल्टीमेटली यहां पर गुच्छा ऑफ रूट्स और आपका ग्रुप ऑफ लीव्स देखने को आपको मिल गए। इनका असली डायग्राम देखो, कितनी प्यारी लीव्स हैं। इन प्यारी प्यारी लीव्स की वजह से ही आपके आइसोर्निया प्लांट को, जो कि एक बहुत घातक वीड साबित हुआ हमारे लिए, इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। इसकी शेप ऑफ लीव्स की वजह से और ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से। सिमिलरली यहां पर जो है आपका पिस्टिया आपको दिखाया हुआ है, इसकी भी लीव्स की शेप काफी अच्छी मानी जाती है। सो पिस्टिया और आइसोर्निया जो कि एक्वाटिक है, इनके अंदर ऑफसेट देखने को मिलता है। सकर, अब सकर क्या होता है, आपने अगर मिंट और जैस्मिन का यहां पर स्टॉलन पढ़ लिया है तो सकर उसका उल्टा है। उल्टा कैसे है, सबसे पहले स्टॉलन देख के आओ बक्के। स्टॉलन में क्या हुआ, यहां से यानी लोअर नोड पे से एक ब्रांच अराइज हुई, थोड़ी देर हवा में उगी और फिर जमीन पर आकर के नया प्लांट बना बैठी। यानी थोड़ी देर पहले हवा में उगी फिर जमीन पे आई। अब इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा। सकर के अंदर सबसे पहले थोड़ी देर जमीन में उगी अंडरग्राउंड, फिर हवा में आई। यानी ये अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो इट्स अ स्टॉलन, लेकिन अगर ग्राउंड से बाहर आ रही है तो ये आपका क्या हो जाएगी, सकर हो जाएगी। तो सकर में क्या है, जो लेटरल ब्रांच थी ये बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन से अराइज हुई, यानी जमीन के अंदर से अराइज हुई और अंदर ही अंदर ग्रो करती रही और काफी देर बाद बाहर आई। यानी थोड़ी देर ये अंडरग्राउंड चली एंड उसके बाद एरियली देखने को मिली, उसके बाद एरियली देखने को मिली। बात समझ पा रहे हो, ये चीज आपको यहां पर डिफरेंस के तौर पे नोट करनी है सकर और स्टॉलन के अंदर। तो इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, सॉइल के अंदर चलती जा रही है, और ऑब्लिकली यानी इस प्रकार से सॉइल के अंदर चलती गई। ये आपकी सॉइल है, ये आपका मेन स्टेम है, तो सॉइल के अंदर चलती गई ऑब्लिकली, मतलब टेढ़ी जो है इस हिसाब से चल करके आई, एकदम सीधी नहीं आती इस हिसाब से। ऑब्लिक मतलब टेढ़ी, तो एकदम ऑब्लिक है, ऑब्लिकली चल करके आई, गिविंग राइज टू अ लीफी शूट, यानी कि नया प्लांट आपका बन गया। यहां पर आपके एग्जांपल्स है पीसीबी। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, पी का मतलब पाइनएप्पल, सी का मतलब क्राइसेंथेमम, बी का मतलब बनाना। पीसीबी जो है इनमें सकर देखने को मिलता है। डन। चलो अगला देखो, रनर। रनर क्या होता है, रनर मतलब आपके अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कि ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये आपको यूजुअली कहीं पर भी उगते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो रनर्स आपके कहां भागते हैं, रनर्स आपके घासों पे ही तो भागते हैं ना, घास वाले मैदान में। और उन घासों के साथ साथ काफी एरिनाज में आपके स्ट्रॉबेरीज भी देखने को मिलते हैं। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी आप रनर पे ऐसे याद कर सकते हैं। सो दे स्प्रेड टू न्यू निशेज, यानी नई नई जगह पर ये स्प्रेड हो जाते हैं। व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, यानी इनमें क्या होती है, रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर आप एक मैदान की घास काट भी दोगे, आपने स्कूल कॉलेजेस में देखी होंगी, जो घास काटने वाले अंकल हैं वो हर महीने ही या फिर हर 2 हफ्ते में ही घास काटते रहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही रैपिडली ग्रो हो जाती है। ओके, क्योंकि इनमें इंटर कैलोरी मेरिस्टम मिलती है जो कि बीच बीच में प्रेजेंट होती है। तो अगर आपने इतनी घास को काट भी दिया है तो भी इसके अंदर यहां पर भी मेरिस्टम है, तो ये फटाक से दोबारा ग्रो कर लेगी। ओके, तो आपको इन्हें अगर जड़ से मिटाना है तो आपको उखाड़ के ही फेंकना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई पार्ट रह गया रूट का तो ये तब भी ग्रो कर जाएगी ऑप्टिमल कंडीशन मिलने के अंदर। तो ये रनर्स जो है इसीलिए आपके बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। स्ट्रॉबेरी और जो ग्रासेस हैं ये रनर के एग्जांपल हैं, विच आर द मेजर मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, जो कि इनकी परपेचुएशन में, इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब स्टेम के अंदर पहली चीज जो कि इसके नोड्स से अराइज होगी वो है लीफ। अब लीफ के बारे में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लीफ जो कि ग्रीन पार्ट रहता है आपका एक प्लांट का, और ये ग्रीन क्यों रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है। और अगर इसके अंदर क्लोरोफिल प्लस रेस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं तो इसका काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करने का होगा। यानी कि ये आपके प्लांट का खाना तैयार करता है, और प्लांट का मेन जो न्यूट्रिशन का सोर्स है ये आपका, यानी शुगर बनाने का जो सोर्स है ये कौन है, आपका लीफ है, और इसके अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको बाहर से देखकर लीफ को हम क्या क्या बता सकते हैं। क्या ये एक सिंपल लीफ है,
क्या ये कंपाउंड लीफ है? अगर कंपाउंड लीफ है तो क्या ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है या पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है? इसमें विनेशन का क्या पैटर्न है? क्या ये रेटिकुलेटली वेनेट है? क्या ये आपकी पैरेलली वेनेट है? ये सारी चीजें अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लीफ के पार्ट कौन कौन से होते हैं, आपका लेमाइना क्या होता है, पेटियोल क्या होता है, लीफ बेस क्या होता है, स्टिप्यूल क्या होता है, एक्स स्टिपुलेट कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमें लीफ के बारे में जाननी। तो अब लीफ की तह तक घुसेंगे एकदम अंदर और लीफ के जो मेजर पार्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो लीफ जो है इट इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। लेटरल पार्ट से अराइज होता है स्टेम के, और ये आपका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है क्योंकि लेमाइना लाइक होता है, यानी ये 2D स्ट्रक्चर है, एक पेपर जैसा। तो इसकी मोटाई बहुत ज्यादा नहीं रहती लेकिन इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए इसे फ्लैट स्ट्रक्चर बोला गया है। जैसे आपकी प्लेट्स होती है इन्हें फ्लैट बोला जाता है, आपका जो पेपर है इसे लमाइना बोला जाता है क्योंकि ये भी फ्लैट होता है, 2D स्ट्रक्चर आपका इसे कहा जा सकता है। ओके, और ये स्टेम पर बॉर्न होती है, कहां पर? आपके नोड्स के ऊपर। सो नोड के ऊपर जो है आपका कौन ओरिजिनेट होगा? लीफ ओरिजिनेट होगा। सो इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल, यानी आपकी लीफ जहां से ओरिजिनेट होगी ना उस एक्सिस के ऊपर, उस एक्सिल के ऊपर आपका बड भी होता है जिसे आप क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड बोलते हैं। तो यहां पर देखो ये आपका स्टेम का पार्ट है जिसे आपने नोड बोला, और इस नोड के ऊपर से लीफ अराइज हुई, लेकिन यहां पर जो छोटा सा बड है इसे आपने क्या बोला? एक्सिलरी बड बोला, क्योंकि एक्सिल के ऊपर प्रेजेंट था, एक्सिल ऑफ लीफ के ऊपर। अब बात समझ में आई इसे एक्सिलरी क्यों बोला? बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। लेकिन एक ही डाली की टिप पर क्या प्रेजेंट होगा? टर्मिनल या फिर आपका एकदम टिप वाला बड प्रेजेंट होगा। ओके, एक्सिलरी आपके काफी सारी मल्टीपल एक्सिल्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, इसलिए मैंने आपको कहा था नोड से आपकी लीफ या ब्रांच निकल सकती है, क्योंकि आपका एक्सिलरी बड जो है सिंस इट इज अ बड ये आपका ब्रांच में तब्दील हो सकता है। तो नोड से आपकी लीफ निकली और एक्सिलरी बड निकला, और उसी एक्सिलरी बड से आपका ब्रांचिंग पैटर्न जो है आप नोट कर सकते हैं। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, सीधी सी बात है यार, अगर ये शूट का पार्ट है, अगर ये आपका रेडिकल से ओरिजिनेट हो रहा है तो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम से ही तो बनेगा, राइट? तो ये कोई जानने की बात नहीं है, पूरी की पूरी स्टेम और उसके सारे पार्ट ही शूट एपिकल मेरिस्टम के बनते हैं। इट्स नथिंग न्यू इन दैट। लेकिन दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर, ये एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि यंगेस्ट जो आपका है आपका प्लांट पार्ट दैट इज लीफ इन दिस केस, वो आपका टिप के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। तो आपने जब भी बचपन में लीफ बनाई है ऐसे ही बनाई होगी कि आपके सबसे नीचे बड़े लीफ, उससे ऊपर आपके छोटे लीफ, उससे ऊपर आपके और छोटे लीफ, एंड ये आपका टर्मिनल लीफ। तो यहां पर ये क्या है? ये आपके एज में बड़े हैं, ये आपके ओल्ड हैं, जबकि ये जो आपका यंग है ये आपका टिप के ऊपर प्रेजेंट है। तो यंग कहां प्रेजेंट है? टिप के ऊपर, जबकि ओल्ड कहां प्रेजेंट है? आपका बेस के ऊपर। इसे आप क्या कहते हैं? एक्रोपेटल अरेंजमेंट या एक्रोपेटल सक्सेशन। इसका जस्ट अपोजिट होता है बेसीपेटल सक्सेशन। बेसीपेटल मतलब जो यंग है वो बेस पर प्रेजेंट रहेगा। यंग अगर आपका बेस पर प्रेजेंट है, यंग अगर बेस पर प्रेजेंट है तो बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब होता है बेसीपेटल, ऐसे याद कर लो। बेसीपेटल, बेसीपेटल वर्ड ही कहां से उठाया हुआ है? बेस से, यानी आपका सबसे छोटे लीफ अब बेस पर देखने को मिलेंगे और बड़े वाले टर्मिनस पे, लेकिन ऐसी कंडीशन यूजुअली नहीं होती, लीफ के अंदर नहीं होती। दे आर इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी खाना पीना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो लीफ के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। सबसे पहले लीफ बेस। लीफ बेस मतलब ये वो जगह है जो कि लीफ को अटैच करेगी स्टेम के साथ। तो ये आपके स्टेम का पार्ट है, ये आपका नोड था जहां से लीफ उग रही है, ये लीफ का बेस है जो कि इसको अटैच करेगा किसके साथ? स्टेम के साथ। ये पेटियोल है। पेटियोल मतलब लीफ की जो डंडी होती है ना जो इसे स्टेम के साथ जोड़ती है, उसे आप पेटियोल बोलते हो, ये पेटियोल। एंड ये आपका जो मेन पार्ट है 2D पार्ट जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप लीफ लमाइना बोलते हो, विच इज द मेन सरफेस और द मेन 2D स्ट्रक्चर दैट इट इज गोइंग टू हैव। ओके, अब यहां पर देखो सबसे सेंटर से जो यहां पर जाती हुई दिखाई देती है स्ट्रक्चर, इसे आप मिड रिब बोलते हो। ओके, सो देर आर अ लॉट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन केस ऑफ अ लीफ। ये जो सबसे सेंट्रल प्रोमिनेंट वेन होती है ना, सबसे मोटी वाली, इसे आप क्या कहते हो? मिड रिब, क्योंकि बीच से जाती है। मिड रिब क्योंकि ये मिडल होती है और सबसे प्रोमिनेंट होती है, सबसे ज्यादा दिखाई देती है।
एंड इसके अलावा ये बची हुई सारी की सारी वेन्स रहती हैं और इन वेन से भी निकलती हुई आपकी वेनलेट्स दिखाई दे जाती हैं। तो वेन्स और वेनलेट आपकी यहाँ पर निकल सकती है। ओके, वेनलेट है, वेनिलेट लिख दिया। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक्सिलरी बड है, एक्सिल के ऊपर ये एक्सिलरी बड देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, स्टिप्यूल्स देखने को मिलते हैं। जब आपका लीफ ग्रो करता है तो इसके साथ मुफ्त में 2 स्टिप्यूल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टिप्यूल क्या होते हैं, ये स्टिप्यूल्स यूजुअली प्रोटेक्शन का भी काम कर सकते हैं काफी बार, और ज्यादातर ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ज्यादातर आपके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक नेचर के भी होते हैं, ये आपका प्रोटेक्शन करते हुए भी देखे जा सकते हैं आपके लीफ का इन द अर्ली स्टेजेस। अलग अलग काम इनके यहां पर हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ लीफ। अब 3 मेन पार्ट क्या है, सबसे पहले लीफ बेस। लीफ बेस जो कि स्टेम के साथ अटैच रहेगा, स्टेम के साथ अटैच रहेगा। ओके, तो यहां पर देखो ये आपका लीफ बेस है जो इसे स्टेम के साथ अटैच कर रहा है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पेटियोल। पेटियोल का मतलब ये वो डंडी है जो कि आपके लीफ बेस को अब लेमाइना से अटैच कर रही है। तो आपका लेमाइना जो है इट इज द मेन पार्ट जो कि फोटोसिंथेटिक है, इसको आपके लीफ बेस से अटैच करने का काम कौन करता है, पेटियोल। तो ये क्या करता है, अटैच लीफ बेस टू लेमाइना। और लेमाइना जिसको आप लीफ ब्लेड बोलते हो, ये क्या है, आपका मेन पार्ट है, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट। ओके, ये आपका लेमाइना हो जाएगा। एंड यहां पर आपको स्टिप्यूल्स भी उगते हुए दिखाई दे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं एज वेल एज फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ये आपके प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं और आपके फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ओके, तो यहां पर देखो अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह दिखा रखे हैं। यहां पर आपका नोड है जिसके ऊपर से आपका लीफ उगा, ये आपका लीफ बेस है, पेटियोल है एंड ये लमाइना है। यहां पर आपको एक्सिलरी बड भी देखने को मिला जो कि एक्सिल के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ओके, एंड यहां पर तो कोई नई चीज नहीं है। यहाँ ये आपको दिखा रखी है मिडरिब और इसके ऊपर वेन्स और वेनलेट्स आपको दिखा रखी हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके। सो ऑल दिस डायग्राम्स वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट। अब विद दिस द लीफ इज अटैच टू द स्टेम, यानी जो लीफ बेस है इसकी मदद से आपका स्टेम जो है उससे अटैच होता है आपका एक लीफ। ओके, ये वाला जो पार्ट है इससे। अब दे मे बियर टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप स्टिप्यूल कहते हो, यानी ये अगर आपकी स्टेम है, इफ दिस इज योर स्टेम, तो स्टेम से ये जो आपका लीफ बेस है ये ओरिजिनेट कर रहा है एक लीफ को, ये आपका पेटियोल हो गया, ये लीफ बेस हो गया एंड ये आपकी स्टेम हो गई। अब यहां पर ये जो स्टेम है यहां से आपके 2 इस प्रकार के पत्ते लाइक स्ट्रक्चर भी अराइज हो सकते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप स्टिप्यूल्स बोल सकते हो। सो देयर आर 2 ग्रीन स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन सी ओवर हियर एंड दे आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। ओके, और इनका काम मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटेक्शन या फोटोसिंथेसिस आपका इनका काम हो सकता है बिकॉज दे आर ऑल्सो ग्रीन इन नेचर। इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स, यानी ये जो लीफ बेस है जो आपका अटैच कर रहा है इसको स्टेम से, लीफ को स्टेम से, ये काफी बार एक्सपेंड हो जाता है और पूरे के पूरे स्टेम को घेर लेता है। यानी समझ लो ये मेरा स्टेम है और ये जो उंगली है ये आपका लीफ बेस है। ये लीफ बेस मेम्ब्रेन की तरह एक्सपेंड होता है, पहले इज्जत से टिका हुआ था थोड़ा सा, लेकिन अब इसको पूरा साम्राज्य चाहिए। अब ये क्या कर लेता है, इस पूरे के पूरे स्टेम को अच्छे तरीके से घेर लेता है मेम्ब्रेन की तरह फैल करके। ओके, इस प्रकार का सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। तो ये एक शीथ बना लेता है, एक मेम्ब्रेनस शीथ बना लेता है और स्टेम को ये पार्शियली यानी हाफ कवर या फुल कवर कर सकता है इस हिसाब से। एज वेल एज कुछ लेगुमिनस प्लांट जिनके अंदर फूड स्टोरेज होता है, जिनके अंदर लेग्यूम्स पाए जाते हैं, इनमें काफी बार लीफ बेस आपका स्वॉलन भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है, जिसे आप पल्विनस कहते हो। और ये पल्विनस क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, दे आर टच रिसेप्टिव, दे आर रिसेप्टिव। सो जो ट्रॉफिक मूवमेंट होती है ना, जो आपकी फोटोट्रॉफिज्म जो कि लाइट की ओर पत्ते को मोड़ देना, और थिग्मोट्रॉफिज्म यानी टच के रिस्पॉन्स में किसी प्लांट का एक्टिवेट हो जाना, जैसे छुई मुई को आप देखते हो राइट, तो वो थिग्मोट्रॉफिज्म शो करता है ना, उसी प्रकार से इन प्लांट को क्या बनाता है, सेंसिटिव बनाता है ये टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। तो ये जो रिसेप्टिवनेस है प्लांट्स की, मोनोकॉट्स की और काफी सारे और प्लांट्स की ड्यू टू पल्विनस हो सकती है राइट, ये आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड लेगुमिनस प्लांट के अंदर है, स्टोरेज का काम तो कर ही सकता है, स्टोरेज का काम तो करेगा ही करेगा। डन, यहां पर आपका पल्विनस देखने को मिल सकता है। जैसे यहां पर देखो ये आपकी स्टेम है, ये आपकी स्टेम है,
ये आपका पेट्योल है। अब ये आपका लीफ बेस था जो कि सूज चुका है, तो ये जो स्वॉलन लीफ बेस है, इसको आपने क्या बोला, इसको आपने पल्विनस बोला है ना दोस्त, तो ये आपका पल्विनस कहलाता है। ओके, सेकंड काम क्या है, पेट्योल। अब आपने लीफ बेस से स्टेम को अटैच कर दिया है, अब उस लीफ बेस से पेट्योल निकलेगा जो कि लमाइना के साथ अटैच होगा। तो ये क्या करता है, होल्ड करता है लीफ को टू लाइट, यानी जो आपका मेन पत्ता है जिसको आप लमाइना बोलते हो, उसको लाइट के पास बेंड करने का काम कौन करता है, आपका पेट्योल, यानी कि उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लाइट जब लीफ पे पड़ेगी तभी तो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करनी है, डायरेक्शन देनी है, जो कि आपका पेट्योल दे सकता है। इट इज लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल, जिससे कि ये लीफ ब्लेड को अलाउ कर सके टू फ्लटर इन द विंड, जिससे कि हवा में बढ़िया तैर सके, जिससे कि लीफ का टेम्परेचर भी कंट्रोल हो और वो बढ़िया ठंडक भी महसूस कर पाए, तो लीफ की कूलिंग भी हो जाती है और फ्रेश हवा जो है लीफ तक आ जाती है। तो ये जो डंडी है ये क्या काम करती है, ये जो पेट्योल है ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ओके, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, एज वेल एज ये लाइट की तरफ होल्ड भी करती है लीफ को। ये काम किसका हो गया, आपके पेट्योल का हो गया। अब थर्ड जो आपका मेन मुद्दा आता है, यानी पहला तो लीफ बेस हो गया, दूसरा पेट्योल हो गया, थर्ड जो मेन काम आता है ये आपका लमाइना का है, क्योंकि ये तो लीफ बेड यानी मेन स्ट्रक्चर है ही। तो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट जो है, जिसमें वेन्स मिलती है और वेनलेट्स मिलती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो कि आपका एक बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं लीफ के लिए। लीफ के हर पार्ट को खाना पीना चाहिए, यानी आप ये कह सकते हैं, बल्कि ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि खाना पीना बनाने के लिए इनको वाटर और न्यूट्रिएंट चाहिए। तो लीफ के हर पार्ट तक खाना पीना पहुंचाने का काम और लीफ के हर पार्ट से खाना पीना ले जाने का काम कौन करता है, आपके वेन्स और वेनलेट्स। और इसके साथ साथ मेरे दोस्त, आपका एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क भी तो बन जाएगा ना, जब इस प्रकार के फाइब्रस स्ट्रक्चर लगे रहेंगे, जब इस प्रकार का एक ओरिएंटेशन बना रहेगा लीफ का, तो पत्ती बार बार फटेगी भी नहीं, बढ़िया इसको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी मिलता रहेगा। तो सबसे मिडल जो आपकी प्रोमिनेंट वेन रहती है, सबसे अलग जो दिखाई देती है सेंटर पे, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप मिडरिब कहते हैं, ये आपकी मिडरिब हो। और इस मिडरिब के बाद आपकी वेन्स आती हैं और इन वेन्स के बाद आपकी पतली पतली वेनलेट्स भी आपको देखने को मिल सकती है। तो वेन्स जो हैं ये आपकी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लमाइना को, जिससे कि वो फटे ना, इसको नुकसान ना हो। और ये चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हैं, जिससे वाटर मिनरल्स आपके लीफ तक आ सके फोटोसिंथेसिस के लिए, और फूड आपका लीफ से जा सके अलग अलग प्लांट के पार्ट तक। तो ये आपके लीफ के अलग अलग पार्ट्स। नाउ विनेशन, कि आपकी जो लीफ है इसमें वेन्स का अरेंजमेंट क्या है, यानी आपने देखा कि इसके अंदर वेन्स प्रेजेंट हो सकती है, मिडरिब और इसके अलावा और भी वेन्स और वेनलेट्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो वेन्स और वेनलेट्स किस प्रकार से अरेंज हैं लीफ लमाइना के ऊपर, ये हमें जानना है। तो दो तरीके की वेनेशन हो सकती है, पहली रेटिकुलेट, रेटिकुलेट जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहां पर ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये कोलाइड नहीं करेंगी। लेकिन ओके, रेटिकुलेट में द इंटरसेक्ट, अपॉलॉजीज, पैरेलल में द डू नॉट इंटरसेक्ट। ओके, रेटिकुलेट में तो रेटिकुलेट नेटवर्क होगा ना एक। ओके, इसके अंदर नेटवर्क बनता है, इसके अंदर नेटवर्क बनता है, क्योंकि आगे डायग्राम ये लगा हुआ था मेन वाला, तो थोड़ा सा यहाँ पर लोचा हो गया, बट नो इश्यूज। ऑल राइट, रेटिकुलेट आपका यूजुअली किस में देखने को मिलता है, रेटिकुलेट आपका यूजुअली डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, जबकि पैरेलल वेनेशन आपका यूजुअली मोनोकॉट में देखने को मिलता है इन द जनरलाइज्ड केसेस। ओके, तो पैरेलल वेनेशन क्या है, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे ना, तो इंटरसेक्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को ना काटे। तो सिंपल नाम से ही सब कुछ पता लग रहा है इस प्रकार से। सो दिस इज पैरेलल वेनेशन। लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन क्या हो जाएगी, रेटिकुलेट वेनेशन में एक जो ये है, ये इस प्रकार से एक दूसरे को, आप देखो मेन वेन को काट दिया ना इसने, जुड़ गई ना, एक दूसरे के साथ चिपक गई हैं। सिमिलरली आगे ये इस प्रकार से क्रॉस नेटवर्क बना सकती है। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, रेटिकुलेट हो गई, रेटिकुलेट हो गई, ये आपकी पैरेलल हो गई। ओके, दिस वन इज योर पैरेलल वेनेशन। ओके, तो दिस वन इज योर रेटिकुलेट, ये आपकी मिडरिब है जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है, एंड यहां पर इसने इसे काट दिया, इंटरसेक्शन हो गई, देयर इज इंटरसेक्शन, तो ये क्या है, रेटिकुलेट है। जबकि यहां पर आपकी सेंट्रल मिडरिब है, ये आपकी पैरेलली जा रही है, पैरेलली जा रही है, पैरेलली पैरेलली पैरेलली,
और ये आपके यहाँ तक जो है एकदम पैरेलली आते हैं। ओके, सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये क्या हो गई मेरे दोस्त, ये आपकी पैरेलल वेनेशन हो गई। राइट, जैसे यहाँ पर देखो एकदम क्लियर दिखा रखा है, सारी एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को काटने की कोई गुस्ताखी यहाँ पर नहीं कर रही। केले का पत्ता आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, पैरेलल वेनेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, यहाँ पर नेटवर्क बन जाता है वीन्स और वीनलेट्स का, जो कि यूजुअली डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अप। तो यहाँ पर आपकी मेन वेनलेट है, यहाँ पर आके टकरा गया। ओके, यानी मेन वेन थी जिसको मिडरिप बोल रहे थे, यहाँ पे वेनलेट्स आकर के टकरा गई, वेन्स आकर के टकरा गई, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन देखने को मिली। लेकिन दूसरे में यानी पैरेलल में आपकी पैरेलली ही रन करेंगी वेन्स और वेनलेट, जो कि मोनोकॉट में यूजुअली देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करी एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लीफ, देयर कैन बी सिंपल लीव्स एंड देयर कैन बी कंपाउंड लीव्स। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। Now, what are the different type of leaves? Leaves can be simple. Simple यानी कि जो leaves है वो ज्यादा कटी फटी ना हो, यानी कि इस प्रकार से आपने अगर एक लीफ बना दी तो वो सिंपल है, तो वो सिंपल है। ओके, और इसमें अगर इंसिजन्स हैं यानी कि थोड़े बहुत कट लगे हुए हैं तो वो कट मिडरिब तक ना पहुंचे तो ये सिंपल कहलाएगी। यानी सिंपल वेन सिंपल लीफ क्या है, इस प्रकार की लीफ, या फिर अगर इसमें थोड़े बहुत कटाव भी आ रहे हैं तो ये कटाव आपके मिड रिब तक ना पहुंचे, यानी लीफ आपकी फ्रेगमेंट में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, तब तक वो सिंपल है। और कंपाउंड कैसे, समझ लो इतने ज्यादा कटाव आ गए, यहां पर एक पूरा कटाव आ गया यहां तक, फिर ऐसे लीफ आ गई, फिर ऐसे लीफ आ गई, फिर ऐसे लीफ आ गई, फिर ऐसे ऐसे, यानी मिड रिब तक पहुंच चुके हैं इंसिजन। अगर इंसिजन मिडरिब तक पहुंच चुके तो इसे आप अलग से एक लीफलेट गिन सकते हो, इसे अलग से लीफलेट गिन सकते हो, इसे अलग से लीफलेट गिन सकते हो, इसे अलग से लीफलेट गिन सकते हो। तो लीफ इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लीफलेट, क्योंकि जो इंसिजन थी, ये जो आपका खिंचाव था, ये मिडरिब तक पहुंच गया है। तो पत्ते के अब फ्रेगमेंट आपको साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। तो पहले ये एक सिंगल पत्ती थी, राइट, लेकिन यहां पर देखो आपकी ये एक लीफलेट बन गई, एक ये पूरी लीफलेट बन गई, एक पूरी लीफलेट बन गई, एंड सो ऑन, राइट। ये आपको यहां पर देखना है, ये आपका सिंपल और कंपाउंड लीफ के अंदर का फर्क है। अब जो यहां पर बड देखने को मिलेगा, जो आपका एक्सिल के ऊपर बड रहता है, एक्सिलरी बड, ये आपका सिंपल लीफ में तो मिलेगा ही, क्योंकि लीफ जहां से ओरिजिनेट हो रही है स्टेम के पास से, वहां पर आपको ये लीफ देखने को मिलता है। सिमिलरली यहां पर जो लीफ ओरिजिनेट होगी स्टेम के पास से, यहां पर भी आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको इनके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर लीफलेट के ऊपर। नो एक्सिलरी बड ऑन लीफलेट, क्योंकि लीफलेट तो किससे बने हैं, लीफ से ही तो बने हैं ना। अगर मेन लीफ के पास हो चुका है एक बार बड, तो हर लीफलेट के ऊपर थोड़ी होगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है कंपाउंड के अंदर, यही लीफ तो आपकी कट गई है, और कुछ नया यहां पर कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगी है। तो अगर आप एक लीफ को काट देंगे तो उसके ऊपर अलग से ब्रांचेस थोड़ी डेवलप हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाई लीफलेट डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ एक्सिलरी बड। अब कंपाउंड लीफ अगर कटता है, इंसिजन अगर मिडरिब तक पहुंचती है, तो वो इंसिजन किस हिसाब से पहुंची है ये भी मैटर करता है। पिनेटली कंपाउंड लीफ मतलब आपकी एक मेन पिन है, पिनेट में एक वर्ड आ रहा है पिन, आपकी एक मेन पिन है जिसको आप क्या बोलते हो, रैचिस। उस रैचिस के ऊपर, उस रैचिस के ऊपर आपकी सारी लीव्स मौजूद है, यानी सारे लीफलेट आपके एक ही सिंगल पिन लाइक रैचिस के ऊपर मौजूद है। इसे आप क्या बोलते हो, पिनेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली में क्या होता है, पाम का मतलब क्या होता है, हथेली। जैसे आपके हथेली में पांचों उंगलियां इसी के अंदर फिक्स्ड है, एक हथेली के ऊपर। सिमिलरली यहां पर एक पॉइंट है जहां से लीफ कटता है, यहीं से आपके सारी लीफ ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड एज पामेटली कंपाउंड। पाम का मतलब ये होता है आपकी हथेली। तो सारी चीजें आपको यहीं पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो सिंपल लीफ, हियर द लीफ लमाइना इज एंटायर, यानी लीफ लमाइना कटी फटी नहीं है। अगर इंसिजन हुई भी है तो मिडरिब तक नहीं पहुंची है, यानी ये जो लमाइना है, अगर इसको मैं ऐसा भी बना दूं तो भी कोई टेंशन नहीं है, यानी इंसिजन हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंसिजन मिडरिब तक ना पहुंचे, मेरी लीफ के टुकड़े ना कर दे, लीफ को लीफलेट में ना कन्वर्ट कर दे, दैट इज द इशू। ये आपकी सिंपल लीफ कहलाती है। ओके, आगे देखो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, हियर इंसिजन्स ऑफ द लमाइना रीच अप टू द मिडरिब एंड नंबर ऑफ लीफलेट यहां पर बन जाते हैं। जैसे ये आपकी एक लीफ थी, अब इस लीफ को मैंने ऐसे काटा तो एक लीफलेट बन गई, ऐसे काटा
दूसरी लीफलेट बन गई, ऐसे काटा, तीसरी लीफलेट बन गई, ऐसे काटा, चौथी लीफलेट बन गई, ऐसे काटा, पांचवी लीफलेट बन गई। तो ये आपकी इस हिसाब की हो गई। अभी आपकी लीफलेट हो गई 1 2 3 4 और 5। ये आपकी लीफलेट्स है। बट जो है आपको सिर्फ कहां देखने को मिलेगा, एक्सिलरी पोजीशन पर देखने को मिलेगा। यानी चाहे लीफ हो चाहे लीफलेट हो, जहां वो स्टेम से कनेक्टेड है सिर्फ उसी पोजीशन पर आपको बड देखने को मिलेगा। लीफलेट्स के एक्सिल पर कोई एक्सिलरी बड नहीं होता। यानी एक्सिल ऑफ पेटियोल के ऊपर चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, इनमें देखने को मिलेगा, लेकिन नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट। यहां पर कोई भी बड नहीं मिलेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा भी चुका हूं इन द लास्ट स्लाइड। राइट, नो एक्सिलरी बड ऑन द लीफलेट। यहां पर कोई लीफलेट पे बड देखने को नहीं मिलता। कंपाउंड लीफ भी दो तरीके के हो सकते हैं, आपका पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। तो यहां पर आपकी पिन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे आप रेचिस बोल रहे हैं, जैसे कि नीम में देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका इसके ऊपर छोटी छोटी लीफलेट्स अरेंज रहती हैं इस सिंगल एक्सिस के ऊपर ही। और दूसरा पामेटली कंपाउंड, पाम की तरह यानी हथेली की तरह एक ही पॉइंट से आपके सारे के सारे लीफलेट्स जो है अराइज होंगी। इसे आप पामेटली कंपाउंड लीफ बोल देते हैं। राइट, तो पिनेटली कंपाउंड क्या होते हैं, नंबर ऑफ लीफलेट जो है आपके कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट रहेंगे, जिसे आप रेचिस कहते हो, जो कि मिडरिब को रिप्रेजेंट करती है। यानी जब आप सिंपल लीफ को काट रहे थे उस टाइम पे सिंपल लीफ की जो मिडरिब थी वही आपकी रेचिस में अभी कन्वर्ट हुई है। आपने एक सिंपल लीफ के पत्तों को छोटे छोटे लीफलेट में काट दिया, इट हैज मॉडिफाइड एज रेचिस। तो कोई पूछ ले कि रेचिस क्या है, इट इज मॉडिफाइड मिडरिब। नीम के अंदर ऐसे पत्ते देखने को मिलते हैं, पिनेटली कंपाउंड। आपने नीम का पत्ता देखा भी होगा। पामेटली कंपाउंड जो कि आपको सिल्क कॉटन के अंदर देखने को मिलता है, यहां पर लीफलेट जो है ये कॉमन पॉइंट पर अटैच रहते हैं एट द टिप ऑफ पेटियोल। यानी यहां पर जो पेटियोल की टिप है, ये जो डंडी है इसकी टिप है, इसी के ऊपर से सारी की सारी लीफ यानी पांचों की पांचों जो लीफलेट है ये अराइज होती है। पाम लाइक अपीयरेंस यहाँ पर है, जैसे मेरे हथेली से 5 उंगलियां निकल रही हैं, इसी हिसाब से यहाँ पर आपके कॉमन टिप ऑफ पेटियोल से 5 अलग अलग लीव्स निकल रही है, लीफलेट निकल रही हैं। तो इन्हें आप बोल सकते हैं पामेटली कंपाउंड, जो कि सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। नाउ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब यह है कि आपका एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर ओके लीव्स किस हिसाब से अटैच्ड है। यानी एक स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर लीफ की अरेंजमेंट क्या है, इसको आप कहते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में फाइलो का मतलब क्या है, फाइलो का मतलब ये होता है लीफ। ओके, तो ये या तो अल्टरनेट हो सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब एक नोड से एक ही पत्ता निकलेगा, वन पत्ता फ्रॉम वन नोड। तो यहां पे एक साइड में एक पत्ता निकला, राइट साइड में निकल गया, यहां पर इस नोड से लेफ्ट साइड में निकल गया, इस नोड से राइट साइड में निकल गया, इस नोड से लेफ्ट साइड में निकल गया, इस नोड से राइट साइड में निकल गया, इससे लेफ्ट साइड में निकल गया, एंड सो ऑन। इसे आप कहते हैं ऑल्टरनेट, यानी बारी बारी, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। अपोजिट, अपोजिट मतलब एक नोड से आपके दो लीव्स निकलेंगे दोनों साइड में, एक नोड से दो लीव्स निकलेंगे दोनों साइड के अंदर। अपोजिट का मतलब क्या होता है, इफ दिस इज योर नोड, यहां भी पत्ता निकला यहां भी, अपोजिट हो गए। दिस इज नोड, यहां भी पत्ता यहां भी, दिस इज नोड, यहां भी पत्ता यहां भी, अपोजिट फाइलोटैक्सी। होल्ड का मतलब क्या रहता है, एक ही नोड से, एक नोड से मल्टीपल पत्ते, दो से ज्यादा मल्टीपल पत्ते, होल बना रहे हैं ना, गुच्छा बना रहे हैं, बंच बना रहे हैं। यहां पे देखो एक नोड है, चार पत्ते निकल गए, एक नोड है, चार पत्ते निकल गए। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपका होल्ड फाइलोटैक्सी देखने को मिली। राइट, ऑल्टरनेट में एक नोड से एक पत्ता, अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में एक नोड से दो पत्ते, होल्ड के अंदर एक नोड से दो से ज्यादा पत्ते एक ही नोड से निकलते हुए। राइट, चलिए अब इनके एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। सो ऑल्टरनेट में क्या हुआ, ऑल्टरनेट में अगर आप देखेंगे तो एक नोड से आपको एक पत्ता ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई दिया, तो सिंगल लीफ आपका एक नोड से निकलेगी इन ऑल्टरनेट मैनर, यानी एक लेफ्ट तो एक राइट। जैसे कि आपका चाइना रोज है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, इसको आप बोल सकते हैं एमएससी। अगर आपको रिसर्च में जाना है देन यू नीड टू डू बीएससी देन एमएससी। तो एमएससी में क्या है, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, ये आपके ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दिखाते हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिखाया हुआ है चाइना रोज के अंदर। ओके, एक जगह से आपका एक ही पत्ता निकल रहा है, एक नोड से आपका एक पत्ता निकल रहा है। अपोजिट, यहां पर एक पेयर ऑफ लीव्स यानी दो पत्ते निकलेंगे हर नोड से,
और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसीलिए इन्हें अपोजिट बोला गया है। इसकी जो ट्रिक है ये है CG। अब बोलेंगे सर CG क्या होता है? जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हो तो अपोजिट लेवल पे कौन आता है? जो आपका ए है यानी एडेनिन, ये आपका टी के अपोजिट में आता है हमेशा, और सी हमेशा जी के अपोजिट में आता है, क्योंकि सी और जी ही साथ में बॉन्ड बना सकते हैं और ए और टी ही साथ में बॉन्ड बना सकते हैं। तो सी और जी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कैलोट्रोपिस यानी आपका आंख, और गवावा यानी आपका अमरूद। तो यहाँ पर आपका अमरूद का पत्ता दिखा रखा है, एक नोड से दो अलग अलग पत्ते निकल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपसे पूछा जाता है एल्स्टोनिया का, जो नीट में पूछा भी जा चुका है, यहाँ पर आपके मोर देन 2 पत्ते निकलते हैं हर नोड से, तो ये होल यानी गुच्छा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे एल्स्टोनिया के अंदर तो 6-7 पत्ते जो है एक जगह से निकलते हुए दिखा दिए, नीचे वाले नोड पर भी एक जगह से आपके 6 पत्ते या 7 पत्ते निकलते हुए दिखा दिए। तो एल्स्टोनिया में होल्ड फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। Alright, now the modification of leaves. We have already gone through the basic aspects of leaf and the basic functions of leaf. अब अगर ये modify होंगे तो क्या क्या उखाड़ देंगे। अब ये कुछ functions करते हैं other than photosynthesis। photosynthesis तो इसका main काम है ही, उसके अलावा क्या करते हैं? पहला ये बना सकते हैं leaf tendril। अब स्टेम टेंड्रिल मैंने कहा दिखाई थी आपको? गॉड्स के अंदर, यानी लौकी थी, तुरई थी, कद्दू था, वाटरमेलन था, खीरा था, उनके अंदर आपको देखने को मिली। एज वेल एज वहां पर ग्रेप वाइन भी थी, उनके अंदर स्टेम टेंड्रिल थी। अब जो मटर आप देखते हैं इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपकी लीफ टेंड्रिल है, यहाँ पर लीफ मॉडिफाई हुई है। ये बात पहले ही आपको बता दी थी, यहाँ पर याद करोगे और बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। स्पाइन्स, कांटे बन रहे थे आपके स्टेम में, किसके अंदर? बीसी के अंदर, यानी बर्गनविलिया और सिट्रस के अंदर। यहां पर आपके डिफेंस के लिए कांटे बनेंगे किसके अंदर? कैक्टस के अंदर, यानी आपके ओपुंसिया के अंदर। यहाँ पे जो कांटे बने हैं ये आपके कैक्टस के अंदर डिफेंस के लिए। ये लीफ की मॉडिफिकेशन है, ना कि स्टेम की। फ्लैशी लीफ, फ्लैशी लीफ यानी कि आपकी थुलथुली लीफ जिसके अंदर सामान भरा हुआ हो, स्टोरेज ऑफ फूड हो रखा हो, जैसे कि अनियन के अंदर। तो अनियन और लहसुन के अंदर जो आप मेनली खाते हो दैट इज देयर लीफ, दैट इज देयर मॉडिफाइड लीफ। तो प्याज जो आप छील छील कर खाते हो ना, तो आप वो छील रहे हो जो, दे आर बेसिकली देयर लीफ। सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड से क्वेश्चन आता है, इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया द लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, यानी इनकी लीफ छोटी होती है और बहुत जल्दी इनकी डेथ हो जाती है। तो उनके जो पेटियोल्स होते हैं, यानी लीफ की जो डंडी बची हुई थी, पेटियोल अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है और ग्रीन लीफ बन जाती है। यानी लीफ का काम कौन करने लग पड़ा है? पेटियोल। तो नॉर्मल लीफ देखो छोटी छोटी है, ये इनकी नॉर्मल लीफ है जो कि लेमाइना कहलाती है। और यहां पर मॉडिफाइड लीफ स्टॉक यानी मॉडिफाइड जो पेटियोल है, ये इनका भी बाप है दिखने में। अब असली लीफ तो इतनी छोटी और जो डंडी है वो इतनी बड़ी, तो फायदा ही है ना। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर छोटी लीफ जो कि शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बहुत जल्दी मर जाती हैं, और इनका साइज भी छोटा है, इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो इनकी है 25-30 लीफ और एक तरफ अकेला मॉडिफाइड पेटियोल, ज्यादा ही फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में यह एग्जांपल बहुत बेहतर है। एनसीईआरटी में बात समझ में नहीं आती, लेकिन डायग्राम देख के जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को मार मार कर खाते हैं, मसल मसल कर खाते हैं, तंबाकू की तरह, अपने नाइट्रोजन और फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे कि पिचर प्लांट, जिसके अंदर ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका ये जो पिचर है जिसके अंदर ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है, ये क्या है? आपका मॉडिफाइड लीफ है। एज वेल एज वीनस फ्लाई ट्रैप, जो मैं आपको दिखा चुका हूं। वीनस फ्लाई ट्रैप में इस प्रकार का ट्रैप रहता है जो कि फ्लाई को क्या करता है? पकड़ लेता है। इस प्रकार के इसके दांत है दोनों पत्तों के ऊपर, देखो यहां पर ऐसे दांत है और यहां पर ऐसे दांत है, उंगलियों की तरह। नीचे के दांत ऊपर की साइड, ऊपर के दांत नीचे की साइड। और जैसे ही आपका इनके ऊपर कोई मक्खी बैठी, ऑस्मोटिक रिफ्लेक्सेस चालू हो जाते हैं और ये अपने आप को ऐसे बंद कर लेता है, मसल देता है बढ़िया, जिससे इंसेक्ट भाग ना पाए, और उसको काट काट के यूटिलाइज कर लेता है अपने काम धंधे के लिए। ये आपका है वीनस फ्लाई ट्रैप। इन दोनों के केसेस में क्या है? आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखने को मिलता है। लीफ यहां पर सारा का सारा काम कर रहे हैं, राइट। चलिए, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस। लेकिन आई होप आपको अभी तक की सारी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। हमने आज रूट को बहुत गौर से देखा, हमने आज स्टेम को बहुत गौर से देखा, और उसके बाद हमने लीफ को बहुत ही गौर से समझा। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर को एंड इनफ्लोरेसेंस को। और जैसे ही हम फ्लावर की डिस्क्रिप्शन खत्म करेंगे, उस टाइम पर हम कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स में एंट्री कर चुके होंगे, एज वेल एज उन सेमी टेक्निकल टर्म्स के बाद हम लोग एंट्री कर चुके होंगे इनटू फ्रूट एंड सीड सेक्शन,
और फ्रूट और सीड खत्म होते ही वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज विद सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स, क्योंकि उसको ट्रिक से करना इज वेरी एसेंशियल। अगर आप फैमिलीज में ट्रिक्स का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे डेटा के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। आज आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, एक दो एग्जांपल्स ही आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बकायदा मैंने आप सबकी जो फोटो है वो यहाँ पर लगा दी। So ultimately you can realize each and everything by visualizing the photos again and again and again. So I hope it becomes very easy for you guys to recapitulate these things after watching the slides. और आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे इन स्लाइड्स को हम लोग और बेहतरीन करते जाएंगे, जिससे कि आप रिवीजन के दौरान सिर्फ पन्नों को पलटें और आपको सारा का सारा डेटा याद रह जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप हमें गूगल प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन जो है एकदम परचम पर हो और हम लोग भी आप लोगों के लिए बेहतरीन लेक्चर्स तैयार करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।